तो दोस्तों, अगले भाग में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से धनिया, हीरा, होरी के बीच मनमुटाव होता है गाय के लिए। इसके बाद कल हम लोगों ने भाग 2 और भाग 3 को कवर करने का कोशिश किए थे अगले भाग में, लेकिन वो हो नहीं पाया। भाग 4 का थोड़ा सा भाग जो है वो रह गया था, उसको अभी पूरा करेंगे। दरअसल ये गोदान उपन्यास का जो भाग है 22 है और वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होने के कारण एक में वो कवर नहीं हो पाएगा, जिस वजह से इसको अलग अलग भाग करके करना पड़ेगा। हमसे जितना पॉसिबल हो पाता है 1 एपिसोड में, यानी एक भाग में हम उतना तक टान लेते हैं। तो देखते हैं आज कहाँ तक हम जा पाते हैं, कितना भाग तक पूरा कर पाते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं इस उपन्यास को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इतनी देर तक तो वह जब्त किए बैठा रहा, फिर ना रहा गया। धनिया पर क्रोध आया। वह क्यों चढ़ कर लड़ने गई? अपने घर में आदमी ना जाने किसको क्या कहता है। जब तक कोई मुंह पर बात ना कहे, यही समझना चाहिए कि उसमें कुछ नहीं कहा। होरी की कृषक प्राकृतिक झगड़े से भागती थी। 4 बातें सुनकर गम खा जाना इससे कहीं अच्छा है कि आपस में तनाशा हो, कहीं मार पीट हो जाए तो थाना पुलिस हो जाए। बंधे फिरो, सबकी चिंगोरी करो, अदालत की धूल फांको, खेती बाड़ी जहन्नुम में मिल जाए। उनका हीरा पर भी कोई बस न था, मगर धनिया को तो वह जबरदस्ती खींच ला सकता था। बहुत होगा, गालियाँ दे लेगी, एक दिन रूठ जाएगी, थाना पुलिस की नौबत तो ना आएगी। जाकर हीरा के द्वार पर सबसे दूर दीवार के आर पर खड़ा हो गया। एक सेनापति की भांति मैदान में आने से पहले परिस्थिति को अच्छी तरह समझ लेना चाहता था। अगर अपनी जीत हो रही है तो बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, हार हो रही है तो तुरंत कूद पड़ेगा। देखा तो वहाँ 50 आदमी जमा हो गए हैं। पंडित दाता दीन, लाला पंटेश्वरी, दोनों ठाकुर जो गांव में करता धरता थे, सभी पहुंच गए थे। धनिया का पल्ला हल्का हो रहा था। उसकी उगरता जमानत के विरोध किए देती थी। वह रणनीति में कुशल न थी। क्रोध में ऐसी जली कटी सुना रही थी कि लोगों को सहानुभूति उससे दूर होती जा रही थी। वह गरज रही थी, तू हमें देखकर क्यों चलता है? हमें देखकर क्यों तेरी छाती फटती है? पाल पोस कर जवान कर दिया, यह इसका इनाम है। हमने ना पाला होता तो आज कहीं भीख मांगते होते, ईख की छां भी ना मिलती। होरी की ये शब्द ज़रूरत से ज़्यादा कठोर जान पड़े। भाइयों को पालना पोसना तो उसका धर्म था, उसके हिस्से का जायदाद तो उसके हाथ में थी। कैसे न पालता पोसता, दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक रहता? हीरा ने जवाब दिया, हम किसी से कुछ नहीं जानते। तेरे घर में कुत्तों की तरह एक टुकड़ा खाते थे और दिन दिन भर काम करते थे। जाना ही नहीं कि लड़कपन और जवानी कैसे होती है। दिन दिन भर सूखा गोबर बीना करते थे, उसको बीन कर तू 10 गाली दिए रोटी ना देती थी। तेरी जैसी राक्षसीन के हाथ में पड़ कर जिंदगी तर्क हो गई। धनिया और तेज हुई, जवान संभाल नहीं तो जीभ नोच लूँगी। राक्षसीन तेरी औरत होगी, तू है किस फेर की मुट्ठी कटे टुकड़े खोर नमक हराम। दाताहीन ने टोका, इतना कटु वचन क्यों कहती है धनिया? नारी का धर्म है गम खाए, वह तो उल्लड़ है, क्यों उसके मुंह लगती है? लाला पंटेश्वरी पटवारी ने उसका समर्थन किया। बात का जवाब बात है, गाली नहीं। तूने लड़कपन में उसे पाला पोसा, लेकिन यह क्यों भूल जाती है कि उसकी जायदाद तेरे हाथ में थी? धनिया ने समझा, सब के सब मिलकर उसे नीचा दिखाने चाहते हैं। चौमुख लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए। अच्छा रहने दो लाला, मैं सबको पहचानती हूँ। इस गांव में रहते 20 साल हो गए, एक एक का नस नस पहचानती हूँ। मैं गाली दे रही हूँ, वह फूल बरसा रहा है क्यों? दुलारी सहुआइन की आग में घी डाला, बाकी बड़ी गाल दराज औरत है भाई, मर्द के मुँह लगती है। होरी ही जैसा मर्द है कि इसका निवाह होता है, दूसरा मर्द होता तो एक दिन ना पड़ती। अगर हीरा इस समय जरा नर्म हो जाता है तो उसकी जीत हो जाती है, लेकिन ये गालियाँ सुनकर आपे से बाहर हो गया और अपने पक्ष को देखकर वह कुछ शोर
सा हो गया। गला फाड़ कर बोला, चली जा मेरे द्वार से, नहीं जूते से बात करूँगा, झोटा पकड़ कर उखाड़ लूँगा। गाली देती है डाइन, बेटे के घमंड हो गया है खून। पांसा पलट गया, होरी का खून खोल उठा, बारूद के जैसे चिंगारी पड़ गई हो। आगे आकर बोला, अच्छा बस अब चुप हो जा हीरा, अब नहीं सुना जाता। मैं इस औरत को क्या करूं? जब मेरी पीठ में धूल लगाती है तो इसी का कारण, न जाने क्यों इसे चुप नहीं रहा जाता। चारों ओर से हीरा का बौछार पड़ने लगी। दाताहीन ने निर्जल कहा, पंटेश्वरी ने गुंडा बनाया, चिंगूरी सिंह ने शैतान की उपाधि दी, दुलारी सवाई ने कपूत कहा, एक उद्दंड शब्द ने धनिया का हल्का फुल्का कह दिया था, दूसरे उग्र शब्द में हीरा का गंजे में डाल दिया। उस पर होरी ने संयंत्र वाक्य से सही रही कसर भी पूरी कर दी। हीरा संभल गया, सारा गांव उसके विरुद्ध हो गया। अब चुप रहने में भी उसकी कुशल है। क्रोध के नशे में इतना होश उसे बाकी था। धनिया का कलेजा दूना हो गया। होरी से बोली सुन के कान खोल के, भाइयों के मरते हो, अब भाई के हैं, ऐसे भाई के मुंह ना देखें, यह मुझे जूता से मारेगा। हिला पिलाकर होली ने डांटा, क्यों बकबक करने लगी है तू, कर क्यों नहीं चाहती? धनिया जमीन पे बैठ गई और अर्ध स्वर्ग में बोली, अब तो इसके जूते खा के ही जाऊंगी, जरा इसकी मर्दुमी देख लूं, कहाँ है गोबर, अब किस दिन काम आएगा? तू देख रहा है बेटा, तेरी माँ को जूते मारे जा रहा है। यूँ विलोप करने उसके अपने क्रोध के साथ होरी ने क्रोध को और क्रियाशील बना डाला। आग में फूंक फूंक कर उसने ज्वाला पैदा की थी। हीरा परजली से पीछे हट गया। पुन्नी उसका हाथ पकड़कर घर की ओर खींच रही थी। सहसा धनिया ने सिंहसी सी फाटी छपट कर हीरा को इतनी तो जोर से धक्का दिया कि धम से गिर पड़ा और बोली, कहाँ जाता है? जूते मार, मार जूते, देखूंगी तेरे मर्दुमी। होरी ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ घर ले चला। अब भाग 5 में प्रवेश करते हैं हम लोग। उधर गोबर खाना खाकर अहियाने को जा पहुंचा। आज झुनिया से उसकी बहुत सी बातें हुई थी। जब वह गाय लेकर चला था तो झुनिया आधे रास्ते तक उसके साथ आई थी। गोबर अकेला गाय को कैसे ले जाता? अपरिचित व्यक्ति के साथ जाने में उसे आपत्ति होना असंभाविक था। कुछ दूर चलने के बाद झुनिया ने गोबर के मर्म भरी आंखों से देखकर कहा, तुम काहे को यहाँ कभी आओगे? एक दिन पहले तक गोबर कुमार था। गांव में जितनी युवतियाँ थी वह यूं ही उनकी बहिनी थी या भाभियाँ। बहनों से तो कोई छेड़छाड़ हो ही क्या सकती थी। भाभियों अलबत्ता कभी कभी उसे ढिकटोली किया करती थी, लेकिन वह केवल सरल विनोद होता था। उसकी दृष्टि में अभी उनके यौवन में केवल फूल लगे थे। जब तक फल ना लग जाएं, वह पर ढेले फेंकना व्यर्थ की बात थी और किसी और के प्रोत्साहन को पा कर उसका मार्ग उसके गले से चिपटा हुआ था। झुनिया का वंचित मन, जिसे भाभियों का व्यंग और हास विलास और भी लोपोक बना दिया था, उसके कुमार्य ही पर ललचा उठा और उस कुमार ने भी पत्ता खटकते हुए किसी सोए हुए शिकारी जानवर की तरफ यौवन जाग उठा। गोबर ने आभरणहीन रसिकता के साथ कहा, अगर भिक्षुक को भीख मिलने की आशा हो तो वह दिन भर और रात भर दाता के द्वार पर खड़े रहें। झुनिया ने कटाक्ष से कहा, तो यूँ कहो तुम भी तो मतलब के हो यार। गोबर की धमनियों की रक्त प्रवाह हो उठा। बोला, भूखा आदमी अगर हाथ फैलाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। झुनिया और गहरे पानी में उतरी। भिक्षुक जब तक 10 द्वार न जाएं, उसका पेट कैसे भरेगा? मैं ऐसे भिक्षुकों को मुँह नहीं लगती। ऐसे में गली गली मिलते हैं, फिर भिक्षुक देते हैं क्या है? असलीसों से तो किसी का पेट नहीं भरता। मंद बुद्धि गोबर झुनिया की आशाएं ना समझ सका। झुनिया छोटी सी थी, तभी तो ग्राहकों के घर दूध ले जाकर दिया करती थी। ससुराल में उसे ग्राहकों के घर दूध पहुंचाना पड़ता था। आजकल भी दही बेचने का भार उसी पर था। उसे तरह तरह के मनुष्यों के सभी का पड़ चुका था। 2-4 रुपये उसके हाथ लग जाते थे। घड़ी भर के लिए मनोरंजन भी हो जाता था। मगर यह आनंद जैसी मंगनी की चीज हो, उसमें टिकाव न था, समर्पण न था, अधिकार न था। वह ऐसा प्रेम चाहती थी जिसके लिए वह जिए और मरे, जिस पर वह अपने समर्पित कर दे। वह केवल जुगनू की चमक नहीं, दीपक का अस्थायी प्रकाश चाहती थी। वह एक गृहस्थ की बालिका थी जिसे गृहस्थित्व
वो रसीलों का लगावटबाजियों ने कुचल नहीं पाया था। गोबर ने कमाना और उद्दीपन मुख से कहा, भिक्षुक को एक ही द्वार पर भरपेट मिल जाए तो क्यों वह द्वार द्वार घूमे। जुनिया ने सदाव भाव उसकी ओर ताका। कितना भोला है, कुछ समझता ही नहीं। भिक्षुक को एक द्वार पर पेट भर कहाँ मिलता है, उसे तो चुटकी ही मिलेगी। सबर्स तो तभी पाओगे जब अपना सबर्स दोगे। मेरे पास क्या है जुनिया, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मैं तो समझती हूँ मेरे लिए तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह बड़े बड़े लाखपतियों के पास नहीं है। तुम मुझसे भीख ना मांग कर मुझे मोल ले सकते हो। गोबर उसे चकित नेत्रों से देखने लगा। जुनिया ने कहा, और जानते हो दाम क्या देना होगा? मेरा होकर रहना हो पड़ेगा। फिर किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं दूंगी, तो घर से निकाल दूंगी। गोबर जैसे अंधेरे को टटोलते हुए इच्छित वस्तु मिल गई। एक विचित्र भय मिश्रित आनंद में उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। लेकिन यह कैसे होगा? जुनिया को रख ले तो रखेली को रख ले, घर ले कैसे ले जाएंगे? बिरादरी का झंझट जो है, सारा गांव काँव काँव करने लगेगा, सारी दुश्मन हो जाएंगे। अम्मा तो इसी घर में घुसने न देगी, लेकिन जब स्त्री होकर यहाँ नहीं डरती तो पुरुष होकर वह क्यों डरे? बहुत होगा, लोग उसे अलग कर देंगे और अलग ही रहेगा। जुनिया जैसी औरत गांव की दूसरी कौन है? कितनी समझदारी की बातें करती है। क्या जानती नहीं कि मेरे जैसे जोग नहीं हूँ, फिर भी मुझसे प्रेम करती है, मेरी होने की राजी है। गांव वाले निकाल देंगे तो क्या संसार में दूसरा गांव नहीं है? और गांव क्यों छोड़े? माताहीन की चमराइन बैठ ली तो किसी के क्या कर लिया? दाताहीन दांत कटकटा कर रह गए। माताहीन इतना जरूर किया कि अपना धर्म बचा लिया। जब भी बिना असमंजन पूजा किए मुंह में पानी नहीं डालते, दोनों जून अपना भोजन आप पकाते हैं, और अब तो अलग भोजन भी नहीं पकाते, दाताहीन और साथ बैठकर खाते हैं। झिंगुरी सिंह ने ब्राह्मणी रख ली, उसमें किसी का क्या कर लिया? उसका जितना आदर मान तब था उतना भी आज है, बल्कि और बढ़ गया। पहले नौकरी खोजते फिरते थे, अब उन्हें रुपये का महाजन बन बैठे। ठकुराई का रोब तो होता ही है, महारानी का रोब भी जम गया। मगर फिर ख्याल आया, कहीं झुनिया दिल लगी ना कर रही हो, पहले उसकी ओर से निश्चित हो जाना अवश्य हो। उसने पूछा, मन से कहती हो झूना कि खाली लालच दे रही हो? मैं तो तुम्हारे हो चुका हूँ, लेकिन तुम भी मेरी हो जाओगी। तुम मेरे हो चुके कैसे जानूँ? तुम जान भी चाहो तो मैं दे दूँ। जान देने का अर्थ भी समझते हो? तुम समझा दो ना। जान देने का अर्थ है साथ रहकर निभरा करना, एक बार हाथ पकड़कर उधिर भर निभरा करते रहना, चाहे दुनिया कहे कुछ भी कहे, चाहे माँ बाप भाई बंद घर द्वार कुछ छेड़ना पड़े। मुंह से जान देने वालों बहुत से देख चुकी, भौरों की भांति फूल की रस लेकर उड़ जाते हैं। तुम भी वैसे ही ना उड़ जाओगे? गोबर ने एक हाथ में गाय का पहिया थी और दूसरे हाथ में जुनिया के हाथ पकड़ लिया, जैसे बिजलियां की तार पर हाथ पड़ गई हो। सारी देह यौवन से पहले स्पर्श से काँप उठी। कितनी मुलायम गुदगुदी कोमल कलाई। जुनिया ने अपना हाथ हटाया नहीं, मानो इस स्पर्श से उसके लिए कोई महत्व ही ना हो। फिर एक क्षण के बाद गंभीर भाव से बोली, आज तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, याद रखना। खूब याद रखूंगा जूना, और मरते दम तक निभाऊंगा। जुनिया अंधविश्वास भरी मुस्कान से बोली, इसी तरह तो सब कहते हैं गोबर, बल्कि इससे भी मीठे चिकनी शब्दों में। अगर मन में कपट हो तो मुझे बता दो, सकेत हो जाऊं। ऐसे तो मन नहीं देते, उसमें खाली हंस बोल लेने का नाता रखती हूँ। बरसों से दूध ले जाकर बाजार जाती हूँ। एक एक बाबू महाजन ठाकुर वकील अमीर अफसर अपना रसियापन दिखाकर मुझे फंसा लेना चाहते हैं। कोई छाती पर हाथ रख कर कहता है, जुनिया तरसा मत। कोई मुझे रसीली नसीली चिंतावन से घूरता है, मानो हमारे प्रेम को बेहोश हो गया है। कोई रुपया दिखाता है, कोई गहने, सब मेरी गुलामी करने को तैयार रहते हैं, उम्र भर, बल्कि उस जन्म में भी। लेकिन मैं उन सब की नस पहचानती हूँ। सबके सब भौरों रस ले जाके उड़ जाने वाले हैं। मैं भी उन्हीं ललचाती हूँ, तिरछी नज़रों से देखती हूँ, मुस्कुराती हूँ। वह मुझे गद्दी बनाते हैं, मैं उन्हें उल्लू बनाती हूँ। मैं मर जाऊँ तो उसकी आँखों में आंसू ना आएगा। वह मर जाए
तो मैं कहूँगी अच्छा हुआ निचोड़ा मर गया। मैं तो उसकी जिनकी हो जाऊँगी उनकी जन्म भर के लिए हो जाऊँगी। सुख में, दुख में, संपत्ति में, विपत्ति में उसके साथ रहूँगी। हरजाई नहीं हूँ, सबसे हंसते बोलते फिरूँ। ना रुपये की भूखी हूँ, ना गहने की, बस भले आदमी के संग चाहती हूँ जो मुझे अपना समझे, जिसे मैं अपना समझूं। एक पंडित जी बहुत तिलक मुर्दा लगाते हैं, आधा सेर दूध लेते हैं। एक दिन उनकी घरवाली कहीं न्योते में गई थी, मुझे क्या मालूम, और दिनों का दूध लिए भीतर चली गई। वहाँ पुकारती हूँ, बाबूजी बाबूजी, कोई बोलता ही नहीं। इतने में देखती हूँ पंडित जी बाहर का किवाड़ बंद किए चले आ रहे हैं। मैं समझ गई कि इसकी नीयत खराब है। मैंने डांट कर पूछा, तुमने किवाड़ क्यों बंद किए? क्या बाबूजी कहीं गए हैं? घर में सन्नाटा क्यों है? उसने कहा, वह एक न्योते में गई है। और मेरी और तो पग और बढ़ गया। मैंने कहा, तुम्हें दूध लेना हो तो लो, मैं नहीं चाहती हूँ। बोला, आज तो तुम यहाँ से जाने पाओगी छुनी रानी, रोज रोज कलेजे में छुरी चलाकर भाग जाती हो, आज मेरे हाथ से ना बचोगी। तुमसे सच कहता हूँ। गोबर मेरे रोए खड़े हो गए। गोबर आवेश में आकर बोला, मैं बचा तो देख पाऊँ तो खोद कर जमीन में गाड़ दूँ, खून चूस लूँ, तुम मुझे दिखा तो देना, सुना तो। ऐसे तो मुंह तोड़ने के लिए मैं ही काफ़ी हूँ। मेरी छाती धक धक करने लगी। या कुछ बदमाशी कर बैठे तो क्या करूँगी? कोई चिल्लाना भी तो सुनेगा तब ना। लेकिन मन में यह निश्चय कर लिया था कि मेरी देह छुई तो दूध की भरी हांडी उसके मुंह में पटक दूंगी। भला 4-5 सेर दूध जायजा बचा कर याद तो हो जाएगा। कलेजा मजबूत करके बोली, इस फेर में ना रहना पंडित जी, मैं अहीर की लड़की हूँ, मूछ का एक एक बाल नचवा लूँगी। यही लिखा है तुम्हारे पोथी पत्रों में कि दूसरे की बहू बेटी को अपने घर में बंद करके बेइज्जत करो, इसीलिए तिलक मुद्रा का जाल बिछाए बैठे हो। लगा हाथ जोड़ने, पैरों पड़ने। एक प्रेमी का मन रख दोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? जायजा झुन्ना रानी, कभी कभी गरीबों पर दया करो, नहीं भगवान पूछेंगे। मैंने तुम्हें इतना रूप धन दिया है, तुमने उसमें एक ब्राह्मण को उपकार भी नहीं किया तो क्या जवाब दोगी? बोली, मैं विप्न हूँ, रुपये पैसे दान तो रोज दे पाता हूँ, आज रूप का दान दे दो। मैंने यूं ही उनका मन परसाने के लिए कह दिया, मैं 50 रुपये लूँगी, सच कहती हूँ। गोबर तुरंत कोठरी में गया और 10-10 का 5 रुपये निकाल कर ले आया, मेरे हाथों में देने लगा। और जब मैंने नोट जमीन पे गिरा दिया तो द्वार की ओर चली तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं तो पहले से ही तैयार थी। हांडी उसके मुंह पर डे मारी, सर से पांव तक सरोवर हो गया, चोट के मुंह खूब लगी। सिर पकड़कर बैठ गया और लगा हाय हाय करने। मैंने देखा अब यह कुछ नहीं कर सकता तो पीठ में 2 लात जमा दी और किवाड़ खोलकर भागी। गोबर ठंडा मार कर बोला, बहुत अच्छा किया तुमने, दूध से नहा गया होगा, तिलक मुद्रा भी धुल गई होगी, मुझे भी क्यों ना उखाड़ ली। दूसरे दिन मैं फिर उसके घर गई। उसकी घरवाली आ गई थी, अपने बैठक में सिर की पट्टी बांधे पड़ा था। मैंने कहा, कहो तो कल कि तुम्हारी करतूत खोल दूं पंडित। लगा हाथ जोड़ने। मैंने कहा, अच्छा थूक कर चाटो तो छोड़ दूं। सिर जमीन पे लगड़ कर कहने लगा, अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है छूना, यही समझ लो कि पंडिताइन मुझे जीता न छोड़ेगी। मुझे भी उस पर दया आ गई। गोबर को उसकी दया बुरी लगी। यह तुमने क्या किया? उसकी औरत से जाकर क्यों ना कह दिया, जूती से पीटती, ऐसे पंखड़ियों पर दया न करनी चाहिए। तुम मुझे कल की सूरत दिखा दो, फिर देखना कैसी मरम्मत करता हूँ। जुनिया ने उसके अंध विकसित यौवन को देखकर कहा, तुम उसे ना कर पाओगे, खास देव है, मुफ्त का माल उड़ाता है कि नहीं। गोबर अपने यौवन को यह तिरस्कार कैसे सहता, डींग मारकर बोला, मोटे होने से क्या होता है, यहाँ फौलाद की हड्डियाँ हैं, 300 डंट रोज मारता हूँ, दूध घी नहीं मिलता, नहीं अब तक सीना यूं निकल आया होता। यह कहकर उसकी छाती फैलाकर दिखाया। जुनिया का अवस्था आंखों से देखा। अच्छा कभी दिखा दूंगी, लेकिन वहाँ तो सभी एक से एक हैं, तुम किसकी किस्मत करोगे।
मरम्मत करोगे? न जाने मर्दों में क्या आदत है, जहाँ कोई जवान सुंदर औरत दिखे उसी के बस लगे घूमने, छाती पीटने। और यह सब बड़े आदमी कहलाते हैं। यूँ तो उन्हें नीरे लपट होते हैं, फिर तो कोई सुंदरी ही नहीं हूँ। गोबर ने आपत्ति की। तुम्हें देखकर यूँ जी चाहता है कलेजे में बिठा लें। जुनिया ने पीठ पर हल्का सा धूसा जमाया। लगे औरों की तरह तुम भी चपलोसी करने। मैं जैसी कुछ हूँ वह मैं जानती हूँ, मगर लोगों को तो जवान मिल जाए घड़ी भर मन बहलाने के लिए, और क्या चाहिए। गुण तो आदमी उसमें देखता है जिसके साथ जन्म भर निंदा करना हो, सुनती भी हो और देखती भी हो। आजकल बड़े घरों में विचित्र लीला है। जिस मोहल्ले में मेरी ससुराल है उसी में गुपरू गुपरू नाम की कश्मीरी रहते थे। बड़े आदमी भले थे। उनके यहाँ 5 सेर दूध लगता था। उनकी 3 लड़कियाँ थीं, कोई 20-20, 25-25 की होगी। एक में से एक सुंदर, तीनों बड़े कॉलेज में पढ़ने जाती थी। एक साइंस कॉलेज में पढ़ाती थी, 300 का महीना पाती थी। सितार जब वह बजावे, हारमोनिया वह जब बजावे, नाच वह गावे वह, लेकिन विवाह कोई ना करती थी। राम जाने यह कैसी मर्द को पसंद नहीं करती थी कि मर्द उन्हें को पसंद नहीं करता था। एक बार मैंने बड़ी बीवी से पूछा तो हंसकर बोली, हम लोग यह रोग नहीं पालते, मगर भीतर ही भीतर खूब गुलछल्ले उड़ाती थी। जब देखो 2-4 लौंडे उसके घेरे हुए थे। जो सबसे बड़ी थी वह तो कोट पतलून पहन के घोड़े पर सवार होकर मर्दों के साथ सैर करने जाती थी। सारे शहर में उसकी लीला मशहूर थी। गुपरू बाबू सिर नीचा किए जैसे मुंह में कालिक सी लगाए रहते थे। लड़कियों को डांटते थे, समझाते थे, पर सब की सब खुल्लम खुल्ला करती थी। तुमको हमारे बीच में बोलने का कुछ मजाल नहीं है। हम अपने मन की रानी हैं। जो हमारी इच्छा होगी हम तो वही करेंगे। बेचारा बाप जवान जवान लड़कियों को क्या बोले। मारने बांधने से रहा, डांटने चपटने में रहा, लेकिन भाई बड़े आदमियों की बातें कौन चलावे। वह जो सब कुछ करे सब ठीक है। उन्हीं तो बिरादरी और पंचायत का भी डर है। मेरी समझ में तो नहीं आता कि किसी की रोज रोज मन कैसे बदल जाता है। क्या आदमी गाय बकरी से भी बीता गया है? लेकिन किसी को बुरा नहीं लगता भाई। मन को जैसे बनाओ वैसा बना रहता है। ऐसे को भी क्या देखती जिन्हें रोज रोज की दाल रोटी के बाद कभी कभी मुँह का स्वाद बदलने के लिए हलवा पूरी भी चाहिए। और ऐसे को भी मैं देखती हूँ जिसके घर में रोटी दाल देखकर जुआर आता है। कुछ बेचारियाँ ऐसी भी हैं जो अपने रोटी दाल के में मग्न रहती है। हलवा पूरी उनसे कोई मतलब नहीं। मेरी दोनों भौजों को ही देखो। हमारे भाई को काने कपड़े नहीं हैं। 10 जवानों में से एक जवान है, लेकिन भौजों को तो नहीं भाते। उन्हें वह चाहिए जो सोने की बालियाँ बनवाए, महीन साड़ियाँ लाएं, रोज़ चाट खिलाएं। बालियाँ और साड़ियाँ और मिठाई मुझे भी कम अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो कहो इनसे लिए लाज बेचती फिरो तो भगवान इससे बचाए। एक के साथ मोटा छोटा खा पहनकर उम्र काट देना, बस अपना ही तो यही राग है। बहुत करके तो मर्द ही औरतों को बिगाड़ते हैं। जब मर्द इधर उधर ताक झाँक करेगा तो औरत भी तो आंख लड़ाएगी। मर्द दूसरी औरतों के पीछे दौड़ेगा तो औरत भी तो ज़रूर मर्दों के पीछे दौड़ेगी। मर्द का हर चाईपन औरत को उतना ही बुरा लगता है जितना औरत का मर्द को। यही समझ लो। मैंने भी तो अपने आदमी को साफ साफ कह दिया था, तुम इधर उधर लपके तो मेरी भी जो इच्छा होगी वह मैं करूँगी। यह चाहो कि तुम तो अपने मन की करो और औरत को मन को डर के काबू पाने के लिए रखो, तो यह ना होगा। तुम खुले खजाने करते हो, वह छिप कर करेगी। तुम उसे जलाकर सूखी नहीं कर सकते। गोबर के लिए यह एक नई दुनिया की बातें थी। तन्मय होकर सुन रहा था। कभी कभी तो वह अपने ही आप उसके पांव रुक जाते, फिर सकेत होकर चलने लगता। जुनिया ने पहले ही रूप से मोहित किया था। आज उसने अपने ज्ञान और अनुभव से भरी बातें में अपना सत्वित का व्याख्यान में मुग्ध कर लिया था। ऐसी गुण रूप ज्ञान का अघारी उसे मिल जाए तो धन्य भाग। फिर वह क्यों पंचायत की बिरादरी से डरे। जुनिया ने
सब देख लिया। उसका गहरा रंग जम गया और छाती पर हाथ रखकर जीभ दांत में काटते हुए बोली, अरे यह तो तुम्हारा गांव आ गया। तुम भी बड़े मोहरे हो मुझसे। कहा भी नहीं कि लौट जाओ। यह कहकर वह लौट पड़ी। गोबर ने आग्रह किया करके कहा, एक क्षण के लिए मेरे घर क्यों नहीं चलती? अम्मा भी तो देख ले। झुनिया ने लज्जा से आंखें छुड़ाकर कहा, तुम्हारे घर यूं न जाऊंगी। मुझे तो यही आश्चर्य होता है कि मैं इतनी दूर कैसे आ गई। अच्छा बताओ, अब कब आओगे? रात को मेरे द्वार पर अच्छी संगत होगी, चले आना। मैं अपने पिछवाड़े मिलूंगी, और जो ना मिली तो लौट जाना। तो फिर मैं ना आऊँगी। आना पड़ेगा। नहीं कहने से नहीं जाने देती हूँ। तुम भी वचन दो तो मिलेंगी। मैं वचन नहीं देती तो मैं भी नहीं आता। मेरी बला से झुनिया अंगूठा दिखाकर चल दी। प्रथम मिलन में ही दोनों एक दूसरे में अपना अपना अधिकार जमा चुके थे। झुनिया जानती थी वह आएगा, कैसे ना आएगा। गोबर जानता था वह मिलेगी, कैसे ना मिलेगी। जब वह अकेला गाय को हाँफता हुआ चला तो ऐसे लगता था मानो स्वर्ग से गिरा पड़ा हो। अब भाग 6। जेठ की उदास और गर्म संध्या समेरी को सड़कों और गलियों में पानी की छिड़काव और शीतल और प्रसन्न हो रही थी। मंडप के चारों तरफ फूलों और पौधों के गमले सजा दिए रखे थे और बिजली के पंखे चल रहे थे। राय साहब अपने कारखाने में बिजली बनवा लेते थे। उन्हें सिपाही पीली वर्दियों डांटे, नीले साफे बांधे जनता पर रौब जमाते फिरते थे। नौकर उजले कुर्ते पहने और केसरिया पाग बांधे मेहमानों और मुखियों का आदर सत्कार कर रहे थे। उसी वक्त एक मोटर सिंह द्वार के सामने आकर रुकी और उसमें से 3 महानुभाव उतरे। वह जो खंदर का कुतरा और चप्पल पहने हुए थे, उनका नाम पंडित ओमकार नाथ है। आप दैनिक पत्र बिजली के यशस्वी संपादक हैं, जिन्हें देश चिंता में घुल डाला है। दूसरे महाशय जो कोट पैंट में है, वह है तो वकील, पर वकालत न चलने के कारण एक बीमा कंपनी की दलाली करते हैं और ताल्लुकारों के महाजनों और बैंकों में कर्ज दिलाने की वकालत से कहीं ज़्यादा कमाई करते हैं। इनका नाम है श्याम बिहारी तांगा। और तीसरे सज्जन जो रेशमी अर्चन का तांगा पजामा पहने हुए हैं, मिस्टर वी मेहता यूनिवर्सिटी के दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं। ये तीनों सज्जन राय साहब के सहपाठियों में से और शगुन के उत्सव पर निमंत्रण हुए हैं। आज सारे इलाके में आसानी आएंगे और शगुन के रुपये भेंट करने। रात को धनुष यज्ञ होगा और मेहमानों की दावत होगी। होरी ने 5 रुपये शगुन के दे दिए हैं और एक गुलाबी मिर्जई पहने, गुलाबी पगड़ी बांधे, घूंघटे के कांछे हाथ में एक खुरपी लिए और मुख में पाउडर लगाए राजा जनक का माली बन गया है और गरूर से इतना फूला था मानो यह सारा उत्सव उसी का पुरुषार्थ से हो रहा है। राय साहब ने मेहमानों का स्वागत किया। दोहरे बदन के ऊंचे आदमी थे, कड़ा हुआ शरीर, तेजस्वी चेहरा, ऊंचे माथा, रंग गोरा, जिसमें सरबती रेशमी चादर खूब खिल रही थी। पंडित ओमकार नाथ ने पूछा, अब की कौन सा नाटक खेलने का विचार है? मेरे रस की तो यहाँ वही एक वस्तु है। राय साहब ने तीनों सज्जन को अपनी लौटी के सामने कुर्सियाँ पर बिठाते हुए कहा, पहले तो धनुष यज्ञ होगा, उसके बाद एक प्रहसन नाटक। कोई अच्छा ना मिला, कोई तो इतना लंबा कि शायद 5 घंटे में भी खत्म ना हो, और कोई इतना कलिष्ठ कि शायद यहाँ एक व्यक्ति भी उसका अर्थ ना समझे। लेकिन मैंने स्वयं ही प्रहसन लिख डाला जो 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। हम ओमकार नाथ को राय साहब की रचना शक्ति में बहुत संदेह था। उनका ख्याल था कि प्रतिमा को करीबों में ही चमकती है, दीपक की भांति जो अंधेरे ही है अपना प्रकाश दिखाता है, उपेक्षा के साथ, जिसे छिपाने के लिए भी उन्होंने चेष्टा नहीं की। पंडित ओमकार ने मुंह फेर लिया। मिस्टर तांगा इन बेमतलब की बातों में ना आना चाहते थे। फिर तो राय साहब ने दिखा देना चाहते थे कि इस विषय में उन्हें कुछ बोलने का अधिकार है। बोले, नाटक कोई भी अच्छा हो सकता है, मगर उसके अभिनेता अच्छे हो। अच्छा से अच्छा नाटक बुरे अभिनेता के हाथ पर पड़ कर बुरा हो जाता है।
जब तक स्टेज की शिक्षित अभिनेत्रियां नहीं आती, हमारी नाटक काल के उद्धार नहीं हो सकता। अब की तो अपने काउंसलिंग के प्रश्नों की धूम मचा दी। मैंने तो दावा के साथ कह सकता हूँ, किसी मेंबर का रिकॉर्ड इतना शानदार नहीं है। दर्शन के अध्यापक मिस्टर मेहता इस प्रशंसा को सहन न कर सकते थे। विरोध तो करना चाहते थे, पर सिद्धांत की आड़ में उन्होंने हाल में ही एक पुस्तक कई साल तक परिश्रम में लिखी थी। जितनी उतनी धूम होनी चाहिए थी, उतनी शांत भी नहीं हुई थी। इतने बहुत दुखी थे। बोले, भाई मैं प्रश्नों में कायर नहीं, मैं चाहता हूँ हमारा जीवन हमारे सिद्धांतों के अनुकूल हो। आप कृषकों के श्रेष्ठचु हैं, उन्हें तरह तरह के रियायत देना चाहते हैं, जमींदारों के अधिकार छीन लेना चाहते हैं, बल्कि उन्हें आप समाज में सांप कहते हैं। फिर भी आप जमींदार हैं। वैसे ही जमींदार हजारे और जमींदार है। अगर आपकी धारणा है कि कृषकों के साथ रियायत होनी चाहिए, तो पहले आप खुद शुरू करें। काश्तकारों के बेर नए जाति के लिए पट्टी बिखेर दे, बेकार बंद कर दे, इजाफा लगान को 3-4 जली दे और चारावार ज़मीन छोड़ दें। मुझे उन लोगों में ज़रा सी हमदर्दी नहीं है जो बातें करते हैं, कम्युनिस्टिक सी है, मगर जीवन है रसैया का सा, उतना ही विलासमय, उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। राय साहब को आघात पहुंचा। वकील साहब के माथे पे बल पड़ गए और संपादक जी के मुंह में जैसे कालिक लग गई। वह खुद समष्टिवाद के पुजारी थे, पर सीधे घर आग न लगाना चाहते थे। तंगा ने राय साहब को वकालत की। मैं समझता हूँ राय साहब का अपने असमियों के साथ जितना अच्छा व्यवहार है, अगर सभी जमींदार वैसे ही हो जाएं, तो यह प्रश्न ही ना बने। मेहता ने हथौड़ी को दूसरी चोट जमाई। मानता हूँ आपका अपने असमियों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव है, मगर प्रश्न यह है कि अपना स्वार्थ है या नहीं। इसका एक कारण यह नहीं कि हो सकता है कि मरपी आँच का भोजन स्वादिष्ट पकता है। गुड़ को मारने वाला जहर से मरने वाले की अपेक्षा कहीं सफल हो सकता है। मैं तो केवल इतना जानता हूँ, हम या तो सौभाग्यवादी हैं या नहीं है तो इनका व्यवहार करें, नहीं है तो फिर बकना छोड़ दें। मैं नकली ज़िंदगी का विरोधी हूँ, मगर मांस खाना अच्छा समझते हो तो खुल के खाओ, बुरा समझते हो तो मत खाओ। यह तो मेरी समझ में आता है, लेकिन अच्छा समझना और छिप कर खाना, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो इसे कायरता भी नहीं कहता और थूथरता भी नहीं। जो वास्तव में है, एक है। राय साहब का सभा चतुर आदमी था। अपमान और आघात को धैर्य और उदारता से सहने का उन्हें आभास था। कुछ असमंजस में पड़े हुए बोले, आपका विचार बिल्कुल ठीक है मेहता जी। आप जानते हैं मैं आपकी साफ गोई में कितना आदर करता हूँ, लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि अन्य यात्रियों के भांति विचारों की यात्रा में भी पड़ाव होते हैं, और आप एक पड़ाव को छोड़कर दूसरे पड़ाव तक नहीं जा सकते। मानव जीवन का इतिहास इतना प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं उस जीवन में पला हूँ जहाँ राजा ईश्वर है और जमींदार ईश्वर का मंत्र। मेरे स्वर्गवासी पिता असमियों में इतना दया करते हैं कि पाले या सूखे में नहीं, आधा और कभी पूरा लगान माफ़ कर देते थे। अपने वखान से आज निकाल कर असमियों को खिला देते हैं, घर के गहने बेचकर कन्याओं को विवाह में मदद देते हैं। मगर उसी वक्त आप जब तक प्रथा सबको सरकार और धर्मार्था करती रहे, उन्हें अपना देवता समझकर उनकी पूजा करती रहे। प्रजा को पालना उनका सनातन धर्म है, लेकिन अधिकार के नाम पर वह कौड़ी को एक दांत भी फोड़ कर लेना देना ना चाहते थे। मैं उसी वातावरण में पाला हूँ और मुझे गर्व है कि मैं व्यवहार में चाहे जो भी करूँ, विचारों में उनसे आगे बढ़ गया हूँ और वह मानने लगा हूँ। जबकि किसानों की यह रियायती अधिकार के रूप में हो मिलेगी, केवल सद्भावना के आधार पर उनकी दशा सुधार नहीं सकेगी। स्वेच्छा अगर आपका स्वार्थ छोड़ दे तो अब बात है। मैं खुद सद्भावना करते हुए स्वार्थ नहीं छोड़ सकता और चाहता हूँ कि हमारे वर्ग के शासन और नीति के बल से अपना स्वार्थ छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाए। इसे आप कायरता कहेंगे, मैं इसे विश्वलता कहता हूँ।
मैं इसे स्वीकार करता हूँ कि किसी को भी दूसरे के शर्म और मोटे होने पर अधिकार नहीं। उपजीवी होना घोर लज्जा की बात है। कर्म करना प्राणी मात्र का धर्म है। समाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें कुछ लोग मौज करे और कुछ लोग पीसे और खपे कभी सुखद नहीं हो सकती। पूंजी और शिक्षा जिसे मैं पूंजी जी का एक रूप समझता हूँ, इतना कीला इतना जल्द टूट जाए उतना ही अच्छा है। जिन्हें पेट की रोटी मयस्कर नहीं, उनके अवसर और नियोजन 10-10, 5-5 हज़ार फटकारे और हास्यास्पद है और लज्जास्पद भी। इस व्यवस्था ने हम जमींदारों को कितनी विश्वासलीता, इतना दुराचार, कितनी परायणता के, कितनी लज्जाता निर्जलता भी भर दी है, यह मैं खूब जानता हूँ। लेकिन मैं इन कारणों से इस व्यवस्था के विरोधी नहीं करता। मेरा यह मानना है कि अपने स्वार्थ की दृष्टि से इनका अनुमोदन नहीं किया जा सकता। मैं इस शान के लिए निभाने के लिए हमें अपनी आत्मा में इतनी हत्या करनी पड़ती है कि हमें आत्मविलान का नाम भी नहीं रहा गया। हम अपने अस्मियों को लूटने के लिए मजबूर है। अगर अफसरों की कीमती कीमती डालियाँ ना दे तो हमें बागी समझा जाए। शान से नार है तो कंजूस कहलाएं। प्रगति की जरा सी आहट पाते ही हम काँप उठते हैं और अफसरों के पास फरियाद लेकर दौड़ते हैं कि हमारी रक्षा कीजिए। हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा, न पुरुषार्थ ही रह गया। बस हमारी दशा उन बच्चों सी है जिन्हें चमचम की दूध पिलाकर पाला जाता है और मोटे अंदर और दुर्बल, स्वस्थहीन और मोहताज। मेहता ने ताली बजाकर कहा, हियर हियर। आपकी जवान में जितना बुद्धि है, काश उतनी अधि अपनी मानसिक में भी होती। खेद यही है कि सब कुछ समझते हुए भी आप अपने विचारों और व्यवहारों को नहीं लाते। ओमकारनाथ बोले, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता मिस्टर मेहता। हमें समय के साथ चलना भी है और उसे अपने समय के साथ चलना भी। बुरे कर्मों के साथ सहयोग की ज़रूरत नहीं होती, अच्छे कर्मों के लिए भी सहयोग उतना ही ज़रूरी है। आप ही क्यों 800 रुपये महीने हड़पते हैं? आपके करोड़ों भाई केवल 8 रुपये में अपना निभरा कर रहे हैं। राय साहब ने अपनी खेद लेकर भीतर संतोष से संपादक को देखकर बोले, व्यक्तिगत बातों पर आलोचना न कीजिए संपादक जी, हम यहाँ समाज की व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं। मिस्टर मेहता उसी डंडे पर मन में बोले, नहीं नहीं, मैं इसे बुरा नहीं समझता। समाज व्यक्ति से ही बनता है और व्यक्ति को भूलकर हम किसी व्यवस्था पर विचार नहीं कर सकते। मैं इसीलिए इतना वेतन लेता हूँ कि हमारा इस व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। संपादक जी को अचंभा हुआ। अच्छा, तो आप वर्तमान व्यवस्था के समर्थक हैं? इस पर मैं सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार छोटे बड़े हमेशा रहे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति का सर्वनाश का कारण होगा। कुश्ती पर जोर बदल गया। राय साहब किनारे खड़े हो गए। संपादक जी मैदान में उतरे। आप 20वीं शताब्दी में भी ऊंच नीच का भेद मानते हैं? जी हाँ, मानता हूँ और बड़े जोरों से मानता हूँ। जिस मत के साथ समर्थन है वह भी कोई नई चीज़ नहीं। कब से मनुष्य का तत्व का विकास हुआ, तभी उसका मत का जन्म हुआ। बुद्ध और प्लेटो और ईसा सभी आज का समता प्रवर्तक थे। यूनान और रोम की सीरियाई और शताब्दियों ने इसकी परीक्षाओं की और अप्राकृतिक होने के कारण कभी वह अस्थायी न बन सकी। आपकी बातें सुन के मुझे आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य ज्ञान का दूसरा नाम है। मैं आपका कृतज्ञ हूँ अगर आप इस विषय में कोई रेखमाला शुरू कर दें। जी, मैं इतना अहमक नहीं हूँ। अच्छी रकम दिलवाइएगा तो मैं अलबत्ता। अपने सिद्धांत ही ऐसा लिया है कि खुले खजाने पब्लिक को लूट सकते हैं। मुझसे और आपसे अंतर इतना ही है कि मैं जो मानता हूँ उस पर चलता हूँ। आप जो मानते कुछ हैं, करते कुछ और। धन को जो आप अन्याय के बराबर फैला सकते हैं, लेकिन बुद्धि को, चरित्र को, रूप को, प्रतिभा को और अपने बल के बराबर फैलाना तो आपकी शक्ति से बाहर है। छोटे बड़े भेद केवल धन से ही
तो नहीं होता। बड़े बड़ों धन कुबेरों को भिक्षुकों को सामने घुटने टेकने देता है। और आपके भी देखा होगा, रूप से चौखट के बड़े बड़े महीम नाक रगड़ते हैं। क्या यह सामाजिक विषमता नहीं है? आप रूस का मिसाल देंगे, वहाँ इसके सिवाय और क्या है कि मिल के मालिकों ने राज कर्मचारियों के रूप ले लिया है। बुद्धि तब भी राज करती थी, अब भी करती है और हमेशा करेगी। तस्करी ने पान आ गए थे। राय साहब ने मेहमानों को पान और इलायची देते हुए कहा, बुद्धि अगर स्वार्थ से मुक्त हो तो हमें उसकी परवरता मानने में कोई आपत्ति नहीं। समाजवाद का यही आदर्श है। हम साधु महात्माओं के सामने इसीलिए सिर झुकाते हैं कि उसमें दया त्याग का बल है। इसी तरह हम बुद्धि का हाथ में अधिकार भी देना चाहते हैं, सम्मान भी, नेतृत्व भी, लेकिन संपत्ति किसी की तरह नहीं। बुद्धि का अधिकार और सम्मान व्यक्ति के साथ चला जाता है, लेकिन उसकी संपत्ति बीज बोने के लिए उसके बाद भी प्रबल हो जाती है। बुद्धि के बगैर किसी समाज का संरचना नहीं हो सकता। हम केवल इस बिच्छू को डंक तोड़ देना चाहते हैं। दूसरी मोटर आ पहुँचे तो मिस्टर खन्ना उतरे, जो एक बैंक के मैनेजर और शक्कर मिल के मैनेजर डायरेक्टर हैं। जो देवियाँ भी उसके साथ थी। राय साहब के 2 देवियाँ को उतारा। वह तो खद्दर की साड़ी पहने बहुत गंभीर और विचारशील सी थी। मिस्टर खन्ना की पत्नी कामिनी खन्ना है। दूसरी महिला जो ऊंची एड़ी का जूता पहने हुए है, वह और उसकी मुख छवि सी हंसी फूटी रहती है, मिस मालती है। आप इंग्लैंड की डायरेक्टिव पर आई है और अब प्रैक्टिस करती है। तल्लुकेदारों के महलों में उसका बहुत प्रवेश है। आप नवयौवन की साक्षात प्रतिमा है, गत कोमल और चपलता कूट कूट कर भरी हुई। झिझक या संकोच के कहीं नाम नहीं। मेकअप और प्रवीणता भला की हाजिर जवाब पुरुष, मनोविज्ञान की अच्छी जानकार, अमोद प्रमोद के जीवन का तत्व समझाने वाली, लुभाने और रिझाने की कला में निपुण। जहाँ आत्मा का स्थान है वहाँ प्रदर्शन, जहाँ हृदय का स्थान है वहाँ हाव भाव। मनोद्वार की कठोर निग्रह उसकी इच्छा या अभिलाषा में लोप सा हो गया है। अपने मिस्टर मेहता के हाथ मिलाते हुए कहा, सच कहती हूँ, आप सूरत से ही फिसलकर मासूम होते हैं। इस नई रचना में तो मैं आत्मविद्रियों को अधेड़ कर रखा है। पढ़ते पढ़ते कई बार मेरा जी में ऐसा आया कि आपसे लड़ जाऊं। फिसल फारों की सहृदयों क्यों गायब हो जाती है? मेहता छेप गए, बिना बिहाए थे। वह नवयौवन की रमणियों से पनाह मांगते थे, पुरुषों की मंडली में खूब झाँकते थे, मगर जयो की कोई महिला आई, उसका अपना जवान बंद हो गया। जैसा बुद्धि पर ताला लग जाता था। स्त्रियों के शिष्ट व्यवहार तक उनकी सुधि न रहती थी। मिस्टर खन्ना ने पूछा, फिसल फसों की सूरत में क्या खास बात होती है देवी जी? मालती ने मेहता को और दयाभाव से देखकर कहा, मिस्टर मेहता, बुरा न मानो तो मैं बतला दूं। खन्ना मिस मालती की उपसर्गों में से थे। जहाँ मिस मालती जाए वहाँ खन्ना का पहुँचना लाजीब था। उसके पास भौरे की तरह मंडराते रहते थे। हर समय उसकी यही इच्छा रहती थी कि मालती से अधिक वही बोले, उनकी निगाह अधिक से अधिक उन्हीं पर पड़े। खन्ना ने आंख मार कर कहा, फिसल फार किसी की बात का बुरा नहीं मानते, उनकी यह सिफत है। तो सुनिए, फिसलकर हमेशा मुर्दा दिल होते हैं। जो देखिए अपने विचारों में मग्न बैठे हैं, उनकी तरफ ताकोगे मगर आपको देखेंगे नहीं। आप उनसे बातें किए जाएं, कुछ सुनेंगे नहीं, जैसे सोने में उड़ रहे हो। सब लोग को कहा मारा मिस्टर मेहता जैसे ज़मीन में गड़ गए। ऑक्सफोर्ड में अपने फिलॉसफी के प्रोफेसर हस्बैंड थे। खन्ना ने टोका, नाम तो निराला है। जी हाँ, थे वे कुंवारे। मिस्टर मेहता ने, कुंवारे हैं? यह रोग सभी फिलासफरों को होता है। जब अब तो मेहता को अवसर मिला, बोले, आप भी तो इसी महज में गिरफ्तार हैं। मेरी प्रतिज्ञा की है कि किसी फिलासफर से शादी करूंगी, और वह वर्ग शादी के नाम से घबराता है। हस्बैंड साहब तो स्त्री को देखकर घर में छिप जाते हैं। उनके सिर से कोई लड़कियां थी, अगर उसमें से कोई कभी कुछ पूछने के लिए उसके ऑफिस में जाती थी तो उसके ऐसा घबरा जाते थे जैसे कोई शेर आ गया हो।
हम लोगों में खूब छेड़ा करते थे। बेचारे बड़े शहर हृदय, कई हजारों में आमदनी थी, पर मैंने उन्हें हमेशा एक सूट पहने देखा। उनकी एक विधवा बहन थी, वहीं उनके घर का सारा प्रबंध करती थी। मिस्टर हसमैन तो खाने का भी फिक्र न रहती थी। मिलने वालों का डर से अपने कमरे में बंद करके लिखा पढ़ी करते थे। भोजन का समय आ जाता था तो उनकी बड़ी बहन आहिस्ता से भीतर के द्वार के पास जाकर किताब बंद कर देती थी। तब उन्हें मालूम होता था कि खाने का समय हो गया। रात को भी भोजन का समय बांधा हुआ था। उनकी बहन कमरे की बाती बुझा दिया करती थी। एक दिन बहन ने किताब बंद करनी चाहिए तो उनकी पुस्तक से दोनों हाथों को दबा दिया और बहन भाई में एक जोर आजमाई होने लगी। आखिर बहन उसकी पहिएदार कुर्सी को खींचकर भोजन के कमरे में लाई। राय साहब बोले, मगर मेहता साहब तो बड़ी खुश मिजाज और मिलनसार हैं। नहीं, इस हंगामे में क्यों आते? तो आप फिसलसार ना होंगे? जब अपनी चिंताओं के हमारे सिर दर्द होने लगता है तो विश्व की चिंता सर पे लाद कर कैसे कोई प्रसन्न रह सकता है? उधर संपादक जी श्रीमती खन्ना से अपने आर्थिक कठिनाइयों की कथा कह रहे थे। बस यूँ समझिए श्रीमती जी कि संपादक का जीवन एक दीर्घ विलाप है, जिसे सुनकर लोग दया करने के बदले अपने कानों में हाथ रख लेते हैं। बेचारा ना अपना उपकार दे सके और ना औरों का। पब्लिक उससे आशा तो यह रखती है कि हर एक आंदोलन को वह सबसे आगे रखे जाए, मर जाए, घर में माल और सवाब की खुरपी कराए। यह उसका धर्म समझा जाता है, लेकिन उसकी कठिनाइयों की ओर किसी का ध्यान नहीं हो ही नहीं। सब कुछ उसके हर एक विद्या, हर एक कला में परंपरागत होना चाहिए, लेकिन उसे जीवित रहने का अधिकार नहीं। आप तो आजकल कुछ लिखती ही नहीं। आपकी सेवा करने में थोड़ा सा सौभाग्य मुझे मिल सकता है, उसमें कोई वंचित रहती है। मिसेस खन्ना की कविता लिखने का शौक था। इस नाते संपादक जी कभी कभी उनसे मिलने आया करते थे, लेकिन घर के काम धंधों में व्यस्त रहने के कारण उधर बहुत दिनों से कुछ लिख नहीं सकी। सच बात तो यह थी कि संपादक जी ने उन्हें प्रोत्साहित करके कभी बनाया था। सच्ची प्रतिमा उन्होंने बहुत कम थी। क्या लिखूं, कुछ सोचता ही नहीं। अपने कभी मिस मालती से कुछ लिखने को कहा ही नहीं। संपादक जी उपेक्षा भाव से बोले, उसका समय मूल्यवान है कामिनी देवी। लिखते हैं तो वे लोग जो अंदर कुछ दर्द है, अनुराग है, लगन है, विचार है। जिन्होंने धन और भोग विलास के जीवन का लक्ष्य बना लिया, वह क्या लिखेंगे? कामिनी ने ईर्ष्या मिश्रित विनोद से कहा, अगर आप उनसे मिलना कुछ लिखा सके तो आपका परचूर दुगना हो जाएगा। लखनऊ में तो ऐसी कोई रिक्स नहीं जो आपका ग्राहक बन गया जाए। अगर धन मेरे जीवन का आदर्श होता तो मैं इस दशा में ना होता। मुझे भी धन कमाने की कला होती। आज चाहूँ तो लाखों कमा सकता हूँ, लेकिन यहाँ तो धन की कमी को समझा ही नहीं। साहित्य की सेवा अपने जीवन का ध्येय है और रहेगा। कम से कम मेरा नाम तो ग्राहकों में लिखवा दीजिए। आपका नाम ग्राहकों में नहीं, संरक्षणों में लिखवाऊंगा। संरक्षणों में रानियों महारानियों को रखिए, जिनकी थोड़ी भी खुशामद करने से आप अपने पत्र को लाभ चीज बना सकते हैं। मेरी रानी महारानी आप हैं, तो मैं आपके सामने किसी रानी महारानी के हकीकत क्यों समझता? जिसमें दया और विवेक है वही मेरी रानी है। खुशामद से मुझे घृणा है। कामिनी ने चुटकी ली, लेकिन मेरी खुशामद तो आप कर रहे हैं संपादक जी। संपादक जी गंभीर होकर स्वार्था भाव स्वर्ग से कहा, यह खुशामद नहीं है देवी जी, हृदय के सच्चे उद्धार हैं। राय साहब ने पुकारा, संपादक जी जरा इधर आइए, मिस मालती आपसे कुछ कहना चाहती है। संपादक जी की वह सारी अकड़ गायब हो गई। नम्रता और विनय की मूर्ति बने हुए आग खड़े हो गए। मालती ने उन्हें सदैव नेतृत्व देकर कहा, मैं अभी कह रही हूँ कि दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा डर संपादकों से लगता है। आप लोग जिसे चाहें एक क्षण में बिगाड़ दें। मुंशी की चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक बार फिर कहा, अगर मैं इस ब्रांडी ओमकारनाथ को जेल में बंद कर सकूं तो सबके भाग्यवान समझो। ओमकारनाथ ने बड़ी बड़ी मूछें
खड़ी हो गई। आंखों में गर्व की ज्योति चमक उठी। यूं तो वह बहुत ही शांत प्रकृति के आदमी थे, लेकिन ललकार सुनकर उसके पुरुषत्व उत्तेजित हो जाता है। दृढ़ता स्वर्ग भरे आवाज में बोले, इस कृपया के लिए आपका कृतज्ञ हूँ। उस सभा में जितना जिक्र तो आता है, चाहे किसी तरह आए, आप सेक्रेटरी महोदय को कह दीजिएगा कि ओमकारनाथ उन आदमियों में नहीं है जो इन धमकियों से डर जाए। आपकी कलम उसी वक्त विराम लेगी, उसकी जीवन यात्रा समाप्त हो जाएगी। उसमें अनिति और स्वेच्छाचार के जड़ को खोद कर फेंक देने का जिम्मा लिया है मिस मालती ने और उसकाया। मगर मेरी समझ में आपकी यह नीति नहीं आती। जब आप मामूली शिष्टाचार के अधिकारियों के सहयोग प्राप्त कर रह सकते हैं तो इनमें कन्नी काटती है। अगर आप अपनी आलोचनाओं के आग और पीस जरा कम दें तो मैं वादा करती हूँ कि आपको गवर्नमेंट से काफ़ी मदद दिला सकती हूँ। जनता को भी आपने देख लिया, उसके अपील की, उससे खुशामद की, अपने कठिनाइयों को कथा नहीं, मगर कोई नतीजा ना निकला। अब जरा अधिकारियों को भी आजमा देखिए। तीसरे महीने आप मोटर पर ना निकलेंगे और सरकारी दावतों में निमंत्रण ना होने लगे तो जितना चाहे मुझे कोसिएगा। तब यही राइस और नेशनल लिस्ट जो आपकी पकवा नहीं सकती आपके द्वार में चक्कर लगाएंगे। ओमकारनाथ अभिमान के साथ बोले, यही तो मैं नहीं कर सकता देवी जी। मैंने अपने सिद्धांतों को सदैव ऊंचा और पवित्र रखा है और जीते जी मैं रक्षा करूंगा। दौलत के पुजारी तो गली गली मिलेंगे, मैं सिद्धार्थ के पुजारियों में से हूँ। मैं इसे दम कहती हूँ। आपकी इच्छा धन की आपको परवाह नहीं है, सिद्धांतों में खून करने नहीं। तो आपके पत्र में विदेशी वस्तुओं का विज्ञापन क्यों होते हैं? मैंने किसी दूसरे पत्र में इतने विदेशी विज्ञापन नहीं देखे। आप बनाते तो हैं आदर्शवादी और सिद्धांतवादी, पर आपके फायदे के लिए देश के धन विदेश भेजते हैं। आपको जरा खेद नहीं होता? आप किसी तर्क से इस नीति का समर्थन नहीं कर सकते। ओमकारनाथ के पास सचमुच कोई जवाब न था। उन्हें बगले झांकते देखकर राय साहब ने अपनी हिमायत दी, तो आखिर आप क्या चाहती हैं? इधर से मैं मरे जाए, उधर से भी मारे जाए तो पत्र कैसे चले? जिस मालती का दया करना ना सीखा था। पत्र नहीं चलता तो बंद कीजिए। अपना पत्र चलाने के लिए आपको विदेशी वस्तुओं को प्रचार के लिए कोई अधिकार नहीं। अगर आप मजबूत हैं तो सिद्धांत और ढोंग छोड़िए। मैं तो सिद्धांतवादी पत्रों को देखकर चाल उड़ाती हूँ। जी चाहता है दिया सलाई दिखा दूँ। जो व्यक्ति कर्म और वचन का सामंजस्य नहीं रख सकता वह और चाहे जो कुछ हो सिद्धांतवादी नहीं है। मेहता खिल उठा। थोड़ी देर पहले उन्होंने खेत इसी विचार का प्रतिपादन किया था। उन्हें मालूम हुआ कि इस रमणी में विचार की शक्ति भी है, केवल तितली नहीं। संकोच जाता रहा। यही बात अभी मैं कह रहा हूँ। विचार और व्यवहार में असमंजस का होना ही दुतुला है, मक्करी है। मिस मालती प्रशंस मुख से बोली, तो इस विषय में और एक है और मैं फिसल भर होने का दावा कर सकती हूँ। खन्ना की जीभ से खुजली हो रही थी। बोले, आपका एक अंग फिलॉसफी में डूबा हुआ है? मालती ने उनका लगाम खींची। अच्छा, आपको भी फिलॉसफी का दखल है? मैं तो समझती थी आप बहुत पहले ही फिलॉसफी के गंगा में डूबे बैठे। नहीं, आप इतने बैंकों और कंपनियों की डायरेक्टर ना होता। राय साहब ने खन्ना को संभाला। तो क्या आप समझते हैं फिलॉसफरों का हमेशा भाग्य मस्त रहना चाहिए? जी हाँ, फिलॉसफर अगर मुंह का विजय ना पा सके तो फिलॉसफर कैसा? इस लिहाज से तो शायद मिस्टर मेहता भी फिलॉसफर ना ठहरे। मेहता ने जैसे आस्तीन चढ़ा कर कहा, मैंने तो कभी यह दावा नहीं किया कि राय साहब, मैं तो इतना ही जानता हूँ कि जिन औजारों से लोहार काम करता है उन्हीं औजारों को सोनार नहीं करता। आप क्या चाहते हैं? हम भी उसी दशा में फले फूले जिसमें कि बबूल या ताड़। मेरे लिए धन उतना ही सुविधाओं का नाम है जिनसे मैं अपना जीवन सार्थक कर सकूं। धन मेरे लिए फलने फूलने वाली चीज़ नहीं, केवल सार्थक है। मेरे धन में बिल्कुल इच्छा नहीं। आप वो साधन जुटा दें
जिनमें से मैं जीवन का उपयोग कर सकूं। ओमकारनाथ समष्टिवादी थे। व्यक्ति इस प्रधानता को कैसे स्वीकारते? इसी तरह हर एक मजदूर कह सकता था कि उसे काम सुविधाओं के लिए 1000 महीने की ज़रूरत है। अगर आप समझते हैं कि उस मजदूर को बगैर आपका काम नहीं चल सकता, तो आप ये सुविधाएं देनी पड़ेगी। अगर वही काम दूसरा मजदूर थोड़ी सी मजदूरी कर दे तो कोई वजह नहीं है कि आप पहले मजदूर और खुशामद करें। मगर मजदूर के हाथ में अधिकार होता है तो मजदूरी के लिए स्त्री और शराब भी उतना ही ज़रूरी सुविधा हो जाती है जितने फिलासफरों के लिए। तो आप विश्वास मानिए कि मैं उनसे ईर्ष्या न करता। जब आपका जीवन सार्थक करने के लिए स्त्री इतनी अवश्य है तो आप शादी क्यों नहीं कर लेते? मेहता ने निसंकोच भाव से कहा। इसीलिए कि मैं समझता हूँ कि मुक्त भोक्त आत्मा के विकास का बाधक नहीं है। विवाह तो आत्मा और उनके जीवन के पिंजरे बंद कर देता है। खन्ना ने इस समर्थन किया। बंधन और निग्रह पुरानी धज्जियाँ हैं, क्यों थ्योरी है मुक्त भोग। मालती ने चोटी चपक की और अब मिसेज खन्ना को तलाक के लिए तैयार रहना चाहिए। तलाक का बिल हो, शायद उनका पहला उपदेश आप ही करोगे। कामिनी ने मालती की ओर विष भरी आंखों से देखा और मुंह सिकोड़ लिया, मानो कह रही थी, खन्ना मुबारक रहे, मुझे परवाह नहीं। मालती ने मेहता की तरफ देखकर कहा, इस विषय में आपका क्या विचार है मेहता साहब? मेहता गंभीर हो गए। वह किसी प्रश्न पर अपना मत प्रकट करते थे जो जैसे उनकी सारी आत्मा उन्हें डाल देते हैं। विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ। उसे तोड़ने के लिए अधिकार ना पुरुष का है ना स्त्री का। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन हैं। समझौता ना हो तो उसके बाद उसके हाथ कट जाते हैं। तो आप तलाक के विरोधी हैं क्यों? पक्का? और मुक्त भोग वाला सिद्धांत वो आपके लिए है जो विवाह नहीं करना चाहते। आपकी आत्मा को संपूर्ण विकास ही चाहता है, फिर विवाह कौन करे और क्यों करे? इसीलिए भी मुक्ति सभी चाहते हैं, पर ऐसे तो बहुत कम है जो लोग अपना गला छुड़ा सके। आप श्रेष्ठ किसे समझते हैं, विवाहित जीवन को या अविवाहित को? समाज की दृष्टि में विवाहित जीवन को, व्यक्ति को दृष्टि से अविवाहित जीवन को। धनुषयज्ञ का अभिनय निकट था। 10 में से 1 धनुषयज्ञ 1 से 3 का प्रसहन यह प्रोग्राम था। भोजन की तैयारी शुरू हुई। मेहमान के लिए बंगले में रहने का अलग अलग प्रबंध था। खन्ना परिवार के लिए 2 कमरे रखे थे और भी कितने ही मेहमान आ गए थे। सभी अपने अपने कमरे में गए और कपड़ा बदल बदल कर भोजनालय में जमा हो गए। यहाँ छूत छात का कोई भेद न था। सभी जातियों और वर्णों में के साथ भोजन करने बैठे। केवल संप्रदाय ओमकारनाथ सबसे अलग अपने कमरे में फलाहार करने गए और कामिनी खन्ना को सिर दर्द हो रहा था। उन्होंने भोजन करने से इनकार किया। भोजनालय से मेहमानों की संख्या 25 से कम न था। शराब भी थी और मांस भी। इस अवसर पर राय साहब अच्छी किस्म का शराब खास तौर पर मंगवाते थे। खींची जाती थी दवा के नाम पर होता था खलीन शराब। मांस भी कई तरह के पकवाते थे, कोफ्ते, कबाब और पुलाव। मुर्गा, मुर्गियाँ, बकरा, हिरन, तीतर, मोर, जिसे जो पसंद है वह खाए। भोजन शुरू हो गया। जो मिस मालती ने पूछा, संपादक जी कहाँ रह गए? किसी को भेजो, राय साहब उन्हें पकड़ लाएं। राय साहब ने कहा, वह बेसव है, उन्हें यहाँ बुलाकर क्यों बेचारे का धर्म नष्ट करोगी? बड़ा ही आचारनिष्ठ आदमी है। अजी, जो कुछ ना सही तमाशा तो रहेगा। सहसा एक सज्जन को देखकर उसे पुकारा, आप भी तशरीफ रखते हैं मिर्जा से? यह काम आपके सुपुत्र आपकी लिफायत की परीक्षा हो जाएगी। मिर्जा खुद देश गोरे चिट्टे आदमी थे। भूरी भूरी मूछें, नीली आंखें, दोहरे देहें, चांद के बल सपाचट, चकतियाँ अचकन और चूड़ीदार पजामा पहने थे। ऊपर से हेट लगा लेते थे। कैंसिल के मेंबर थे और फलहार समय खराटे लेते रहते थे। वेटिंग के समय चौक पड़ते थे और नेशनलिस्टों की तरफ से वोट देते थे। सूफी मुसलमान थे। 2 बार हज कर आए थे, मगर शराब खूब पीते थे। कहते थे, हम जब खुदा को एक हुक्म भी नहीं मानते तो दीन के लिए क्यों जानते। बड़े दिल लगी बाज बेफिक्रे जीव थे। पहले बसरे के ठीके
का कारोबार करते थे, लाखों कमाए, मगर सतत आई कि एक मेम की असियाने कर बैठे। मुकदमेबाजी हुई, जेल जाते जाते बचे। 24 घंटे के अंदर मुल्क से निकल जाने की हुक्म हुआ। जो कुछ जहाँ था वहीं छोड़ा और सिर्फ 50,000 लेकर भाग खड़े हुए। मुंबई में उन्हें एजेंट था, सोचा था उन्हें हिसाब किताब कर ले, जो भी कुछ निकलेगा उससे में ज़िंदगी काट देंगे। मगर एजेंटों ने चाल करके उन्हें वह 50,000 भी ऐंठ लिए। निराश होकर वहाँ से लखनऊ चले। गाड़ी में एक महात्मा ने साक्षात हुआ। महात्मा जी उन्हें सबसे बाग दिखाकर उनकी घड़ी, अंगूठी, रुपये सब उड़ा लिए। बेचारे लखनऊ पहुँचे तो देह के कपड़ों के सिवा कुछ न था। राहत साहब ने पुरानी मुलाकात थी, कुछ उनकी मदद से और कुछ अन्य मित्रों की मदद से एक जूते की दुकान खोल ली। वह अब लखनऊ में सबसे चलती हुई जूते की दुकान थी। 400-500 रोज बिक्री थी। जनता को भी उनके थोड़े ही दिनों में इतना विश्वास हो गया था कि एक बड़े भारी मुसलमान तल्लुकात को नीचा दिखाकर कौंसिल में पहुंच गए। अपने जगह पर बैठे बैठे बोले, जी नहीं, मैं किसी की दिन नहीं बिगाड़ता। यह काम आपको खुद करना चाहिए। मजा तो तब जब है आप उन्हें शराब पिला कर छोड़े या आपके हुस्न के जादू को ही आजमाइश है। चारों तरफ से आवाज़ें आई, हा मिस मालती, आज अपना कमाल दिखाइए। मालती ने मिर्जा को ललकारा, कुछ इनाम देंगे? 100 रुपये की एक थैली। हुस्न 100 रुपये, लाख रुपये का धर्म बिगाड़ू 100 रुपये। अच्छा, आप खुद अपनी फीस बताइए। 1000 कौड़ी कम नहीं? अच्छा, मंजूर? नहीं जी नहीं, लाकर मेहता जी ने हाथ में रख दीजिए। मिर्जा जी ने तुरंत 100 रुपये का नोट जेब से निकाला और उसे दिखाते हुए खड़े होकर बोले, भैयों, यह सब हम मर्दों का इज्जत का मामला है। अगर मिस मालती का फरमाइश ना पूरी हुई तो हमारे लिए कहीं मुंह दिखाने की जगह ना मिलेगी। अगर मेरे पास रुपये होते तो मैं मिस मालती को एक एक अदा करने का 1-1 लाख का कुर्बान कर देता। एक पुराने शायर ने अपने मंसूस के काले के तिल का समरकंद और बुखारा के सारे सूबे कुर्बान कर दिए थे। आज आप सभी साहबों की जवामंदी और हुस्न परस्ती का इम्तिहान है। जिनके पास जो कुछ है सुच्चे सुरमा की तरह निकाल कर रख दें। आपको इश्क का कसम, मासूम की अदाओं की कसम, आपकी इज्जत की कसम, पीछे कदम ना हटाइए। मर्दों, रुपये खर्च हो जाएंगे, नाम हमेशा के लिए रह जाएगा। ऐसा तमाशा लाखों में भी सस्ता है। देखिए, लखनऊ की हसीनों की रानी एक जाहिद पर अपने हुस्न का मंत्र कैसे चलाती है। भाषण समाप्त करते ही मिर्जा जी ने हर एक का जेब से तलाशी शुरू कर दी। पहले मिस्टर खन्ना की तलाशी हुई। उनकी जेब से 5 रुपये निकले। मिर्जा ने मुंह फीकी करके कहा, वह खन्ना साहब, वाह, नाम बड़े दर्शन छोटे। इतने कंपनियों के डायरेक्टर, लाखों की आमदनी और उनके जेब में 5 रुपये। लुहान विवाहकूत कहाँ है मेहता? आप जरा सा भी कर मिसेस खन्ना से कम 100 रुपये वसूल कर लाएं। खन्ना खिसिया कर बोले, अजी, उनके पास 1 पैसा भी ना होगा। कौन जानता है कि यहाँ आप तलाशी लेना शुरू करोगे। खैर, आप खामोश रहिए, हम आपका तकदीर तो आजमा लें। अच्छा, तो मैं जाकर उनसे पूछता हूँ। जी नहीं, आप यहाँ हिल नहीं सकते मिस्टर मेहता। आप फिलासफर हैं, मनोविज्ञान के पंडित। देखिए, अपनी मत ना कराइएगा। मेहता साहब शराब पीकर मस्त हो जाते थे। उस मस्ती में उनका दर्शन उड़ जाता था और विनोद सजीव हो जाता था। लपक कर मिसेस खन्ना के पास आकर 5 मिनट ही उनके मुंह लपकाए लौटा आए। मिर्जा ने पूछा, अरे क्या खाली हाथ राय साहब? हाजी हंसे, काजी के घर में चूहे का सियाना। मिर्जा ने कहा, हो बड़े खुशनसीब खन्ना, खुदा का कसम। मेहता ने कहा कर मारा और जेब से 100 रुपये के 5 नोट निकाले। मिर्जा ने लपक कर उन्हें गले से लगा लिया। चारों तरफ की आवाज़ें आने लगी। कमाल है, मानता हूँ, उस्ताद क्यों ना हो, फिलासफर ही जो ठहरे। मिर्जा ने नोटों की आंखों से लगा कर कहा, भाई मेहता, आज से मैं तुम्हारा शागिर्द हो गया। बताओ क्या जादू मारा। मेहता अकड़ कर बोला, लाल लाल आंखों से ताकते हुए, अजी कुछ नहीं। ऐसा कौन सा बड़ा काम है? जाकर पूछा, अंदर आऊं? बोली, आप हैं मेहता जी, आइए।
मैं अंदर जाकर कहा, वह लोग ब्रिज खेल रहे हैं। मिस मालती 500 रुपये हार गए और आपकी अंगूठी बेच रहे हैं। अंगूठी 1000 से कम की नहीं है, आपने देखा तो है ना। बस वही आपके पास 5 रुपये हो तो 500 रुपये देकर 1000 की चीज़ लीजिए, ऐसा मौका फिर न मिलेगा। मिस मालती ने इस वक्त रुपये ना दिए तो बेदाग निकल जाएगी। पीछे से कौन देता है, शायद इसीलिए उन्होंने अंगूठी निकाल ली है कि 500 रुपये इसके पास धरे होंगे। मुस्कुराई और चट अपने बटुए से 5 नोट निकाल कर दे दिए और बोली, मैं बिना कुछ लिए घर से नहीं निकलती, न जाने कब क्या ज़रूरत पड़े। खन्ना खिसिया कर बोला, जब हमारे प्रोफेसरों की यही हाल है तो यूनिवर्सिटी के ईश्वर ही मालिक हैं। गुरवेज की घाव में नमक छिड़का। अरे तो ऐसी खुद कौन सी बड़ी रकम है जिसके लिए आपका दिल बैठा जाता है। खुदा झूठ ना बुलवाए तो यह आपकी उसी दिन की आमदनी है। समझ लीजिए एक दिन बीमार पड़ गए और जायजा भी तो मिस मालती के हाथ में। आपके दर्द जिगर का दवा मिस मालती ही के पास तो है। मालती ने ठोकर मारी। देखिए मिर्जा जी, तबले में अति लहूज अच्छी नहीं। मिर्जा ने दम हिलाई। कान पकड़वाता हूँ देवी जी। मिस्टर तंगा की तलाशी हुई। मुश्किल में 10 रुपये निकले। मेहता की जेब से केवल 98 निकली। कोई सज्जनों 1-1 रुपये 2-2 रुपये खुद दिए। हिसाब जोड़ा गया तो 300 की कमी थी। यह कमी राय साहब ने उदारता के साथ पूरी कर दी। संपादक जी ने मेवे और फल खाए थे और जरा कसर सीधी कर रहे थे। राय साहब ने जरा जाकर कहा, आपको मिस मालती याद कर रही है। खुश होकर बोले, मिस मालती मुझे याद कर रही है, धन्य भाग्य। राय साहब के साथ यही हाल बिराज जाओ। उधर नौकरों की मेजें साफ कर रही थी। मालती ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। संपादक जी ने नर्मदा दिखाई, बैठिए, तल्लुफ न कीजिए, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। मालती ने श्रद्धा भरे स्वर्ग से कहा, आप तल्लुफ समझते होंगे, मैं समझती हूँ। मैं अपना सम्मान बढ़ा रही हूँ। यूँ आप अपने को कुछ ना समझें और आपको शोभा भी नहीं देता है, लेकिन यहाँ जितने सज्जन जमा हैं सभी आपका राष्ट्र और साहित्य सेवा से भली पूर्ति परिचित है। आपने इस क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण काम किया है, अभी चाहे लोग जितना मूल्य ना समझे, लेकिन उसमें बहुत दूर नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि वह समय आ गया है जब हर एक नज़र में आपके नाम की सड़कें बनेगी, क्लब बनेंगे, टाउन हॉलों में आपके चित्र लटकाए जाएंगे। इस वक्त जो थोड़ी बहुत जागृति है वह आप ही के महान उद्योगों का प्रसाद है। आपको यह जानकर आनंद होगा कि देश में जब आपके ऐसे अनुयायी पैदा हो गए हैं जो आपके देहात सुधार आंदोलनों में आपका हाथ बटाने को उत्सुक हैं, तो उन सज्जनों की बड़ी इच्छा कि यह काम संगठित रूप से किया जाए और एक देहात सुधार संघ स्थापित किया जाए जिसके आप सभापति हो। ओमकारनाथ के जीवन का यह पहला अवसर था कि उन्हें चोटी के आदमियों को इतना सम्मान मिले। यूँ यह कभी आम जलसों को बोलते थे कि वे कोई सभाओं के मंत्री और उप मंत्री भी थे, लेकिन शिक्षित समाज में अब तक उनकी उपेक्षा की ही नहीं थी। उन लोगों की वह किसी तरह मिल न पाते थे, इसीलिए आम जलसों में उसकी निश्चितता और स्वाधीनताओं की शिकायत करते थे और अपने पत्र में एक एक को रगड़ते थे। कलम तेज थी, वाणी कठोर, सफाई की जगह उत्कृष्टता कर बैठते थे, इसीलिए लोग उन्हें खाली ढोल समझते थे। उसी समाज में आज उतना सम्मान कहाँ है। आज स्वराज, आज स्वाधीन भारत का हंटर और संपादक आकर देखें और अपना कलेजा ठंडा करें। आज अवश्य ही देवताओं की उस पर कृपा दृष्टि है। सहयोग कभी निष्फल नहीं जाता। ऋषियों का वाक्य है, वह स्वयं अपनी नज़रों को उठा गए। कृतिकता के पुलकित होकर बोले, देवी जी आप तो मुझे कांटों में घसीट रही है। मैंने तो जानता कि जो कुछ सुना सेवा की अपना कर्तव्य समझकर। मैं इस समाज को व्यक्ति के सम्मान नहीं, इस उद्देश्य का सम्मान समझ रहा हूँ जिसके लिए मैं अपना जीवन अर्पित कर दिया हूँ। लेकिन मेरा नर्म निवेदन है कि प्रधान का पद किसी
प्रभावशाली पुरुष की दिया जाए। मैं पदों का विश्वास नहीं करता, मैं तो सेवक हूँ और सेवा करना चाहता हूँ। मिस मालती इसे किसी तरह स्वीकार नहीं कर सकती। सभापति पंडित जी का बनाना पड़ेगा। नगर में तो ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति दूसरा नहीं दिखाई देता, जिसकी कलम में जादू है, जिसकी जबान में जादू है, जिसके व्यक्तित्व में जादू है। वह कैसे कहता है कि वह प्रभावशाली है? वह जमाना गया जब धन और प्रभाव का मेल था और प्रतिभा और प्रभाव का मेल का युग है। संपादक जी को यह पद अस्वय स्वीकार करना पड़ेगा। मिस मालती होगी यह सभा के लिए 1000 चंद भी हो गया है। अभी तो सारा शहर और प्रांत पड़ा हुआ है। 4-5 लाख मील जाना मामूली बात है। ओमकारनाथ का कुछ नशा सा चढ़ने लगा। उसके मन में जो एक प्रकार की फुरहरी से उठ रही थी, उसके गंभीर उत्तरदायित्व का रूप धारण कर लिया, मगर बोले, यह आप समझ लें मिस मालती की बड़ी जिम्मेदारी के काम है और आपको अपना बहुत समय देना पड़ेगा। मैं आपकी तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप सभा भवन में मुझे सबसे पहले मौजूद पाएंगे। मिर्जा जी ने पुचारा दिया, आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी यह नहीं कह सकता कि आप अपना कर्ज अदा करने के लिए कभी पीछे रहें। मिस मालती ने देखा शराब कुछ असर करने लगा है, तो वह गंभीर बनकर बोली, अगर हम लोग इस काम को महानता ना समझते तो इस सभा समापित हो जाती और ना आप और सभापति होते। हम किसी राइस और तल्लुकेदार के सभापति बनकर धन खूब बटोर सकते हैं और सेवा की आड़ में स्वार्थ सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन हमारा यह उद्देश्य नहीं। हमारा एकमात्र उद्देश्य जनता की सेवा करना है और उसका सबसे बड़ा साधन एकमात्र पत्र है। हमने निश्चय किया है कि हर एक नगर और गांव में उसका प्रचार किया जाए और जल्द ही जल्द उसकी ग्राहक संख्या को 20,000 तक पहुंचा दिया जाए। प्रांत की सभी पोस्टियों के जिला वार्डों के चेयरमैन हमारे मित्र हैं। कई चेयरमैन तो यही विराजमान हैं। अगर एक में 500 पत्तियां भी ले ली तो 25,000 पत्तियां तो आप यकीनी समझे। फिर राय साहब और मिर्जा साहब ने सलाह की कि कौंसिल में इस पैसे का एक प्रस्ताव रखा जाए कि प्रत्येक गांव के लिए बिजली की 1 प्रति सरकार तौर की मंगाई जाए या कुछ वार्षिक सहायता स्वीकार की जाए। तो हमें पूरा विश्वास है कि यह प्रस्ताव हो जाएगा। ओमकारनाथ जैसे नशे में झूमते हुए कहा, हमें गवर्नर के पास डेप्यूटेशन पे जाना होगा। मिर्जा खुदेत बोले, जरूर। उससे कहना होगा कि किसी सभ्य शासन के लिए कितनी लज्ज और कलंक की बात है। गर्मोत्थान का अकेला पत्र होने पर भी बिजली का अस्तित्व तक नहीं स्वीकार किया जाता। मिर्जा खुदेर से ने कहा, अवश्य, मैं गर्व नहीं करता। अभी गर्व करने का समय नहीं आया। मुझे इसका दावा है कि काव्य संगठन के लिए बिजली में जितना उद्योग किया है। मिस्टर मेहता ने सुधारा, नहीं महाशय, तपस्या कीजिए। मैं मिस्टर मेहता को धन्यवाद देता हूँ। हाँ, इसे तपस्या ही कहना चाहिए, बड़ी कठोरता तपस्या। बिजली ने जो तपस्या की है वह इस प्रांत में नहीं, इस राष्ट्र के इतिहास में अभूतपूर्व है। मिर्जा खुदेर बोले, जरूर। मिस मालती का एक पेग दिया। हमारे संघ में यह खाली निश्चय भी किया है कि कौंसिल में अब भी जो खाली हो उसके लिए आपको उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा। आपको केवल अपनी स्वीकृति देनी होगी, से सारा काम लोग कर देंगे। आपको ना खर्च का से मतलब, ना प्रोपेगेंडा, ना दूर धूप से। ओमकारनाथ की आंखों में ज्योति दुगुनी हो गई। गर्वपूर्ण नम्रता से बोले, मैं आप लोगों की सेवक हूँ, मुझसे जो काम चाहे ले लीजिए। हम लोग आपसे ऐसी आशा ही हैं। हम जब तक झूठे देवताओं के सामने नाक लगड़ते हार गए और कुछ हाथ ना लगा, अब हमने अपना सच्चा पथ प्रदर्शन, सच्चा गुरु पाया है और इस शुभ दिन में आनंद में आज हमें एकामन एक प्राण होकर अपने अहंकार को, अपने दम को दीप्तांजलि देनी चाहिए। हमने आज से कोई ब्राह्मण नहीं, कोई शूद्र नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। हम सब एक ही माता के बालक हैं, एक ही गोद में खेलने वाले, एक ही थाली में खाने वाले भाई हैं, जो खुद भेदभाव का विश्वास रखते हैं। जो लोग
पृथकता और कट्टरता का उपासक है, उसके लिए हमारी सभा का स्थान नहीं है। जिस सभा में सभापति पुण्य ओमकारनाथ जैसे विशाल हृदय का व्यक्ति हो, उस सभा में ऊंच नीच का, खान पान का और जाति पाति का भेद नहीं हो सकता। जो महाअनुभव एकता और राष्ट्रीयता का विश्वास न रखते हो, वे कृपया करके यहाँ से उठ जाएं। राय साहब के संख्या की मेरे विचार में एकता को यह अवश्य नहीं है कि सब लोग खान पीन के विचार छोड़ दें। मैं शराब नहीं पीता, तो क्या मुझे इस सभा से अलग हो जाना पड़ेगा? मालती ने निर्मम स्वर से कहा, बेशक अलग हो जाना पड़ेगा। आप इस संघ में रहकर किसी तरह का भेद नहीं रख सकते। मेहता जी ने घोड़े को ढूंढा। मुझे संदेह है कि हमारे सभापति जी स्वयं खान पान की एकता से विश्वास नहीं है रखते हैं। ओमकारनाथ का चेहरा जिल्द पड़ गया। उस बदमाश का यह क्या बेवक्त की सहनाई बजा दी। दृष्ट कहे कड़े मुर्दे को नाव खाना लगे। नहीं, यह सारा सौभाग्य सौपन्न की भांति सोने के विलीन हो जाएगा। मिस मालती ने उनके मुंह की ओर जिज्ञासा की दृष्टि से देखकर दृढ़ता से कहा, आपका संदेह निराधार है मेहता महोदय। आप समझते हैं कि राष्ट्र में एकता का ऐसा अन्याय उपासक, ऐसा उच्चार श्रेष्ठा पुरुष, ऐसा रसिक कवि इस निस्वार्थ और लज्जाजनक देव का मान्य समझेगा? ऐसा शंका करना उसकी राष्ट्रीयता का अपमान करना है। ओमकारनाथ का मुख मंडल प्रदीप्त हो गया। प्रशंसा और संतोष की आशा झलक पड़ी। मालती ने उसी स्वर्ग से कहा और उसमें से अधिक उसकी पुरुष भावना का। एक रमणी के हाथों से शराब का प्याला पाकर कौन भद्र पुरुष होगा जो इनकार कर दे? यह तो नारी जाति का अपमान होगा, उस नारी जाति के जिसके नयन बानों में अपने हृदय को बवालने की लालसा पुरुष मात्र में होता है, जिनकी अदाओं पर मर मिटने के लिए बड़े बड़े महिम लयाफित हो रहते हैं। लाइए बोतल के प्याले और दौर चलने दीजिए। इस महान अवसर पर किसी तरह की शंका, किसी तरह की आपत्ति राष्ट्रद्रोह से कम नहीं। पहले हम अपने सभापति की सेहत में जाम पिएंगे। बर्फ शराब के सोडा पहले से ही तैयार था। मालती ने ओमकारनाथ के हाथों से लाल बीज से भरा वह गिलास दिया और उन्हें कुछ ऐसी जादू भरी चिंतावन से देख कि उनकी सारी निष्ठा, सारी वृत्ति श्रेष्ठाओं भाफूर हो गई। मन ने कहा, सारा आचार विचार परिस्थितियों में अधीन है। आज तुम दलित रहो, किसी मोटर कार को धूल उड़ाते देखते हो तो ऐसे बिगड़ते हो कि उसे पत्थरों से चूर चूर कर दो। लेकिन क्या तुम्हारे मन की में कार लालसा नहीं है? परिस्थिति की विधि है और कुछ नहीं। बाप दादों ने भी पी रखी थी, ना पी हो। उन्हें ऐसा अवसर ही कब मिला था? उनकी जीविका पौंधी पात्रों पर ही थी। शराब लाते कहाँ से और पीते भी तो कहाँ जाते कहाँ? फिर वह तो रेलगाड़ी पर ना चढ़ते थे, कल का पानी ना पीते थे, अंग्रेजों पढ़ाना पाप समझते थे। समय कितना बदल गया। समय के साथ अगर नहीं चल सकते तो वह तुम्हें पीछे छोड़ कर चला जाएगा। ऐसी महिला को कोमल हाथों को बीस भी मिले तो सिरोधारी करना चाहिए। जिस सौभाग्य में बड़े बड़े राज्य तरसते हैं, आज उन्हें उसके सामने खड़ा है, क्या वह उसे ठुकरा सकता है? उन्होंने गिलास ले लिया, उसके सर पर अपनी कृतिका दिखाते हुए एक ही सांस में पी गए। और तब लोग गर्व भरी आंखों से देखा, मानो कह रहे हो। अब तो उसका मुँह पर विश्वास आया। क्या समझते हैं मैं निशा पोंगा पंडित हूँ? अब तो मुझे दंगी और पाखंडी कहानी का साहस नहीं कर सकता। हाल ही में ऐसा शोरगुल मचा कि कुछ ना पूछा, जैसे पिटारों से बंद कहीं निकल पड़े हो। वाह देवी जी, क्या कहना है, कमाल है। मिस मालती, कमाल है। तोड़ दिया नमक का कानून, तोड़ दिया धर्म का किला, तोड़ दिया नीम का घड़ा, फोड़ दिया। ओमकारनाथ कंठ के नीचे शराब को पहुंचाता था कि उसकी रजिस्ता बचाल हो गई। मुस्कुराकर बोले, मैंने अपने धर्म की थाली मिस मालती के कोमल हाथों में सौंप दी और मुझे विश्वास है कि वह उसकी यथोचित रक्षा करेगी। उनके चरणों कोमल में इस प्रसाद पर मैं ऐसे 1000 धर्मों में निछावर कर सकता हूँ। कह कानों की खाल गूंज उठा। संपादक जी का चेहरा फूल उठा, आंखें झुकी पड़ती थी। दूसरा गिलास भरकर, यह मालती का सेहत का जाम है, आप लोग पिए और उन्हें आशीर्वाद दे।
लोग ने उठने अपना अपना गिलास खाली कर दी। उसी वक्त मिर्जा खुरेश ने एक माला लाकर संपादक जी के गले में डाल दी। बोले, सज्जनों, पृथ्वी ने अपने पूज्य आदर साहब की शान में एक कसीदा कहा है। आप लोगों को इजाज़त हो तो सुनाओ। चारों तरफ की आवाज़ें आई। हाँ हाँ, ज़रूर सुनाइए। ओमकारनाथ भांग तो आए दिन पिया करते थे और उनका मस्तिष्क उनका अब स्वस्थ हो गया था, मगर शराब पीने से उनका पहला अवसर था। भांग का नशा मंदर गति से एक सौंपनी की भांति आता है और मस्तिष्क पर मेघ का समान छा जाता है। उनकी चेतना बनी रहती है। उन्हें खुद मालूम होता था कि इस समय उनकी वाणी बड़ी लच्छेदार है और उनकी कल्पना बहुत प्रबल। शराब की नशा में उनके ऊपर सिंह की भांति झपटा और दबोच बैठा। वह कहते हैं कुछ है, मुंह में निकलता है कुछ है, फिर यह ज्ञान भी जाता रहा। और क्या कहते हैं इसकी सुधि ही ना रही। वह सपने से सेमाई विचित्र न था। जागृत का वह चक्कर था जिसमें साकार निराकार हो जाता था। ना जाने कैसी मस्तिष्क उसमें यह कल्पना जाग उठी थी। कसीदा पढ़ना कोई बड़ा आमुचित काम है। बेंच पर हाथ पटक कर बोले, नहीं, कदापि नहीं, यहाँ कोई कसीदा नहीं होगा। हम सभापति हैं, हमारा हुक्म है। हम अभी इस सब को तोड़ सकते हैं, सभी को निकाल सकते हैं। कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। हम सभापति हैं, कोई दूसरा नहीं है। मिर्जा ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, इस कसीदे में तो हमारा तारीफ की गई है। संपादक जी ने लाल पर ज्योतिहीन नेत्रों से देखा। तुम हमारी तारीफ क्यों की? बोलो, क्यों हमारी तारीफ की? हम किसी का नौकर नहीं हैं, किसी के बाप का नौकर नहीं है, किसी साले का दिया नहीं खाते। हम खुद संपादक है, हम बिजली का संपादक है। हम उसमें अपना तारीफ करेंगे? देवी जी, हम तुम्हारा तारीफ नहीं करेंगे। हम कोई बड़ा आदमी नहीं है, हम सबका गुलाम है, हम सबका चरण राज हैं। मालती देवी हमारी लक्ष्मी, हमारी सरस्वती, हमारी राधा। यह कहते हुए वो मालती के चरणों की तरफ झुके और मुंह के बल फर्श पर गिर गए। मिर्जा हुसैन ने दौड़कर उन्हें संभाला और कुर्सियां हटाकर वहीं जमीन पर लिटा दिया। फिर उनके कानों के पास जाकर मुंह ले जाकर बोले, राम राम, सत्य है, कहिए तो आपका जनाजा निकाले। राय साहब ने कहा, कल देखना कितना बिगड़ता है। एक एक अपने पत्र में रगे देगा और ऐसा रगेगा कि आप याद रखेंगे। एक ही दृष्ट है, किसी का दया नहीं करता, लिखने से तो अपना जोड़ नहीं रखता। ऐसा गधा आदमी कैसे इतना अच्छा लिखता है, यह रहस्यमय है। कोई आदमियों ने संपादक जी को उठाया और ले जाकर उनके कमरे में लिटा दिया। उधर पंडाल में धनुष यज्ञ हो रहा था। कई लोग बार में बुलाने के लिए आए आदमी आ चुके थे। कोई हुक्म भी पंडाल पर आ चुका था। लोग उधर जाने के लिए तैयार थे कि सगमा एक अफगान आग खड़ा हुआ। क्या गोरा रंग, बड़ी बड़ी मूछें, ऊंचा कद, चौड़ा सीना, आंखें में निर्भयता का उत्थान भरा हुआ, ढीला नीचा कुर्ता, पैरों में सलवार, चली के काम में सदकी, सिर पर पगड़ी और कुल्हा, कंधों पे चमड़े का बैग लटकाए, कंधों पर बंदूक रखे और कमर में तलवार बांधे, न जाने किरदार से आ खड़ा हो गया और गरज कर बोला, खबरदार, कोई यहाँ से मत जाओ, हमारा साथ का आदमी पर डका पड़ा है। यहाँ का जो सरदार है वह हमारा आदमी को लूट लिया है। उनका माल तुमको देना होगा, एक एक कौड़ी देना होगा। कहाँ है सरदार? उनको बुलाओ। राय साहब के सामने आकर क्रोध भरे स्वर्ग से कहा, कैसी लूट, कैसा डाका? यह तुम लोगों का काम है। यहाँ कोई किसी को नहीं लूटता। साफ साफ कहो, क्या मामला है? अफगान ने आंखें निकाली और बंदूक को फूंदा जमीन पर पटक कर बोला, हमसे पूछता है कैसा लूट, कैसा डाका? तुम लूटता है, तुम्हारा आदमी लूटता है। हम यहाँ की कोठी का मालिक है। हमारी कोठी में 25 जवान हैं। हमारा आदमी रुपये तहसील कर लाता है 1000। वह तुम लूट लिया और कहता है कैसा डाका? हम बताएगा कैसा डाका होता है। हमारा 25 जवान अभी आता है। अब तुम्हारा गांव लूट लेगा। कोई साला कोई नहीं कर सकता। खन्ना ने अफगान के तेवर देखे तो चुपके से उठे कर निकल जाए
सरदार ने जोर से डांटा, न जाता तुम, कोई नहीं जाता, नहीं हम सबको कत्ल कर देगा, अभी फेर कर देगा हमारा, तुम कोई नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। हम तुम्हारा पुलिस से नहीं डरता, पुलिस की आदमी हमारा शक्ल देखकर भागता है, हमारा अपना कांसल है, हम अपनों खत लिखकर लाट साहब के पास जा सकता है, हम यहाँ से किसी को नहीं जाने देगा। तुम हमारा 1000 रुपया लूट लिया, हमारा रुपया नहीं देगा तो हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम सब आदमी दूसरे को माल को लूट ले करता है और माँ मासूम के साथ शराब पीता है। मिस मालती उसकी आंख बचाकर कमरे से निकलने लगी कि बाज की तरह टूट कर उसके सामने आ खड़ा हुआ और बोला, तुम इन बदमाशों की से आवारा माल दिलाएगी? नहीं, हम तुमको उठा ले जाएंगे, अपने कोठी में जश्न मनाएंगे, तुम्हारा हुस्न पर हम आशिक हो गया। यूँ तो हमको 1000 अभी दे दो या तुमको हमारे साथ चलना पड़ेगा, हम नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा आशिक हो गया, हमारा दिल और जिगर फट जाता है। हमारा इस जगह 25 जवान है, इस जिला में हमारा 500 जवान काम करता है। हम अपने कबीले का खान है, हमारे कबीला का 10,000 सिपाही है। हम काबुल के अमीर से लड़ सकता है, अंग्रेज़ सरकार हमको 20,000 सालाना खराज देता है। अगर तुम हमारा रुपया नहीं देगा तो हम आम गांव को लूट तुम्हारा मासूम को उठा ले जाएगा। खून करने में हमको लफुत आता है, हम खून का दरिया बहा देगा। मजलिस ने आतंक छा गया। मिस मालती अपना झाँकना भूल गई। खन्ना ने पडलिया काँप रही थी। बेचारे चोट चपेट के भय से एक मंजिल बंगले में रहते थे। जीने पर चढ़ना उसके लिए सूली पर चढ़ने के काम न था। गर्मी में भी डर के मारे कमरे में सोते थे। राय साहब को ठुकराई का अभिमान था। वह अपने गांव में ही एक पठन का डर जाना हंसियापन समझते थे, लेकिन उसके बंदूक को क्या करते। उन्होंने जरा से भी ची चपट किया तो उसके बंदूक चलाई होते तो यह सब और निशाना भी इस सब को कितना अचूक होता है। अगर उसके हाथ में बंदूक ना होता तो राय साहब उसको सींग मिलाने के लिए तैयार हो जाते। मुश्किल यही है कि दृष्टि किसी को बाहर नहीं जाने देता। यही दम के सारा गांव जमा हो जाता और इसे पूरे जख्ते में पीट कर रख देता। आखिर उन्होंने दिल मजबूत किया और जान में खेल कर बोले, हमने आपसे कह दिया ना, हम चोर डाकू नहीं हैं। मैं यहाँ का काउंसिल का मेंबर हूँ और यह देवी जी लखनऊ से सुपरिचित डॉक्टर है। यहाँ सभी शरीफ और इज्जतदार लोग जमा है। हमें बिल्कुल खबर नहीं है कि आपके आदमियों को किसने लूटा। आप जाकर थाने में रपट कीजिए। खान ने जमीन पर पैर पटका। पितौले बदले में बंदूक को कंधों पर उतारकर हाथ में लेता हुआ दहाड़ा, मत बक करो, काउंसिल का मेंबर और आम इस तरह पैरों में कुचल देता है, जमीन पर पांव लगड़ता है। हमारा हाथ मजबूत है, हमारा दिल मजबूत है। हम खुद ताला और सिवा कि किसी नहीं डरता। तुम हमारा रुपया नहीं देगा तो हम राय साहब की तरफ इशारा कर अभी तुमको कत्ल कर देगा। अपने तरफ बंदूक की दो नाली देखकर राय साहब झुककर बेंच के बराबर आ गए। अजीब मुसीबत की जान फंसी थी। शैतान बरबस कहे जाता है। तुमने हमारे रुपये लूट लिए। ना कुछ सुनता, ना कुछ समझता, ना किसी के बाहर आने जाने देता। नौकर चाकर सिपाही प्यादे सब धनुषियक देखने में मग्न थे। जमींदारों के नौकर यूँ तो आलसी और कामचोर होते हैं, जब तक 10 दफ़े ना पुकारा जाता बोलते ही नहीं, और इस वक्त तो वे एक शुभ काम में लगे हुए थे। धनुषयज्ञ उनके लिए केवल तमाशा नहीं था, भगवान का लीला थी। अगर एक आदमी भी इधर से आ जाता तो सिपाहियों को खबर हो जाती और दम भर के खाना और सारा खान पान निकल जाता। दाढ़ी को एक एक बाल नूच जाता। इतने गुस्सेश्वर है होते भी तो जल्लाद हैं, ना मरने का गम ना खुद जीने का खुशी। मिर्ज़ा साहब ने अंग्रेज़ों को बोले, अब क्या करना चाहिए? मिर्ज़ा साहब ने चकित नेत्रों से देखा। क्या बताऊं, कुछ अक्ल काम नहीं करता। आज मैं अपना पिस्तौल घर पे छोड़ आया, नहीं मजा चखा देता। खन्ना रोना मुंह बनाकर बोले, कुछ रुपये देकर किसी तरह इस बला को टालिए। राय साहब ने मालती की ओर देखा। देवी जी, अब आपकी क्या सलाह है? मालती का मुखमंडल तमतमा रहा था। बोली, होगा क्या, मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है और आप लोग बैठे देख रहे हैं। 20 मर्दों को होते
उधड़ पनान इतनी दुर्गति कर रहा है और आप लोगों का खून में ज़रा सी भी गर्मी नहीं आती। आपकी जान इतनी प्यारी है, क्यों एक आदमी बाहर जाकर शोर मचाता, क्यों आप लोग उसका झपट में उसके हाथ के बंदूक नहीं छीन लेते हैं? बंदूक ही तो चलाएगा, चलाने दो, एक या दो की जान ही तो जाएगी, जाने दो। अगर देवी जी मर जाने में जितना आसान समझती है, लोग ना समझते थे। कोई आदमी बाहर निकलने और फिर हिम्मत करे, इतना ऐंठन किसमें है? पठान गुस्से में आकर 10-5 फेर कर दे तो यहाँ सफाया हो जाएगा, बहुत होगा पुलिस उसे फांसी सजा दे देगी। वह भी क्या करे, ठीक एक बड़े काबिले का सरदार है, उसे फांसी देते हुए सरकार भी सोच विचार करेगी, ऊपर भी दबाव पड़ेगा। राजनीति के सामने न्याय को कौन पूछता है? हमारे ऊपर उल्टे मुकदमे दायर हो जाएं और दंडकारी पुलिस बिठा दी जाए तो सच नहीं, कितने मज़े में हंसी मजाक हो रहा था। अब तक ड्रामा का आनंद उठाते हुए इस शैतान ने आकर एक नई विपत्ति खड़ा कर दी। और ऐसा जान पड़ता है बिना 2-1 खून किए मानेगा ही नहीं। खन्ना ने मालती को फटकारा, देवी जी आप तो हमें ऐसा बता रही है मानो अपने प्राण रक्षा करना कोई पाप है। प्राण की मोह प्राणी मात्र में होता है और हम लोगों में भी हो तो कोई लज्जा की बात नहीं। आप हमारी जान इतनी सस्ती समझती हैं, यह देखकर मुझे बहुत खेद है। 1000 की तो मामला है, किसके पास मुफ्त में 1000 है, उसे देखकर क्यों नहीं फिदा कर देती। आप खुद इतनी बेइज्जती करा रही हैं, इसमें हमारा क्या दोष? राय साहब ने गर्म होकर कहा, अगर इसमें देवी जी को हाथ लगाए तो मेरी लाश यहीं तड़पने लगे, मैं उसमें भिड़ जाऊंगा। आखिर वह भी आदमी ही तो है। मिर्जा साहब ने संदेह से सिर हिलाकर कहा, राय साहब आप अभी तो इन सबों का मिजाज में वाकिफ नहीं है। यह फोर करना शुरू करेगा तो फिर किसी का जिंदा न छोड़ेगा। इसका निशाना बेख्ता होता है। मी तांगा बेचारे आने वाले चुनाव की समस्या सुलझाने आए थे। 10-5 हज़ार का वारा न्यारा करके घर जाने का स्वप्न देख रहे थे। यहाँ जीवन ही संकट पड़ गया। बोले सबसे सरल उपाय वही है जो अभी खन्ना जी ने बताया। 1000 की बात तो है और रुपये मौजूद है, तो आप लोग क्यों इतना सोच विचार कर रहे हैं? मिस मालती ने तांगा को तिरस्कार भरी आंखों से देखा। आप लोग इतने कायर हैं कि मैं ना समझती थी। मैं भी यह समझता था कि आपको रुपये इतने प्यारे हैं कि वह भी मुफ्त के। जब आप लोग मेरा अपमान देख सकते हैं तो अपने घर की स्त्रियों का अपमान भी देख सकते होंगे। तो आप भी पैसे के लिए अपने घर के पुरुषों को होम करने की संकोच ना करेंगी। खान इतना देर में झलझाया हुआ इस लोगों के गीत पीट सुन रहा था, एकदम गरज कर बोला, आप न्यू मानेगा। इतनी देर यहाँ खड़ा है, तुम लोग कोई जवाब नहीं देता। जेब में सीटी निकाल कर तुमको 1 लम्हा में देता है। अगर तुम रुपया नहीं देगा तो हम सीटी बजाएगा और हमारा 25 जवान यहाँ आएगा, बस। फिर आंखों में प्रेम का ज्वाला भरकर उसने मिस मालती को देखा। तुम हमारे साथ चलोगी दिलदार? हम तुम्हारे ऊपर फिदा हो जाएगा, हमारा जान तुम्हारे कदमों पर रख देगा। इतना आदमी तुम्हारा आशिक है, मगर कोई सच्चा आशिक नहीं है। सच्चा इश्क क्या है हम दिखा देगा। तुम्हारा इशारा पाते ही हम अपने सीने में खंजर चुभवा सकता है। मिर्जा ने खिखिया कर बोला, देवी जी खुदा के लिए इस मुझे को रुपया दे दीजिए। खन्ना के हाथ जोड़कर याचना की, हमारे ऊपर दया करो मिस मालती। राय साहब तनकर बोले, हरगिज नहीं, आज जो कुछ होना है वो जाने दीजिए। या तो हम खुद मर जाएंगे या इन जालिमों को हमेशा के लिए सबक दे देंगे। तांगा ने राय साहब को डांट बताई, शेर की माद में घुसना कोई बहादुर नहीं, मैं इसे मूर्खता समझता हूँ। मगर मिस मालती के मनोभाव कुछ और ही थे। खान के लालसा प्रदीप्त नेत्रों ने उन्हें स्वस्थ कर दिया था और अब इस कांड में उन्हें मन चलेपन का आनंद ले रहा था। उनका हृदय कुछ देर तक नर पूर्वांगों के बीच में रहकर उसके बर्बर प्रेम का आनंद उठाने के लिए लज्जा रहा था। शिष्य प्रेम की दुर्बलता और निर्जीलता का उन्हें अनुभव हो चुका था। आज अक्खड़ अनगढ़ पठानों का उन्मत्त प्रेम के लिए उनका मन दौड़ रहा था, जैसे संगीत का आनंद उठाने के बाद कोई मस्त हाथियों की लड़ाई देखने के लिए दौड़े। उन्हें खान साहब के सामने जाकर शीशंक भाव से कहा, तुम्हें रुपये नहीं मिलेंगे। खान ने हाथ बढ़ाकर कहा, लो हम तुमको लूट ले जाएगा। तुम इतने आदमियों के बीच हमें नहीं ले जा सकते। हम तुमको 1000 आदमियों के बीच से ले जा सकता है। तुमको जान से हाथ धोना पड़ेगा। हम अपने मासूम के लिए
अपने जिस्म की एक एक भोटी नचवा सकता है। उसने मालती के हाथ पकड़कर खींचा। उसी वक्त होरी के कमरे से कदम रखा। आज राजा जनक की माली बना हुआ था और उसके अभिमान ने देहातियों में हंसते हंसाते लौटा दिया था। उसने सोचा मालिक अभी तक क्यों नहीं आए, वह भी तो आकर देखे कि देहाती किस काम के कितने कुशल होते हैं। उनके यार दोस्त भी देखें कैसा मालिक को बुलाएं। वह अवसर खोज रहा था और ज्यों ही मुहलत मिली दौड़ा हुआ यहाँ आया, मगर यहाँ का दृश्य देखकर भौचक्का सा खड़ा रह गया। सब लोग चुप्पी साधे डर डर कांपते कतार नेत्रों से खान को देख रहे थे। उस खान मालती की तरफ खींच रहा था। उसका सहज बुद्धि ने परिस्थिति के अनुमान कर लिया। उसी वक्त राय साहब ने पुकारा, होरी दौड़ कर जा सिपाहियों को बुला ला, जल्द दौड़। होरी पीछे मुड़ा कि खान ने उसके सामने बंदूक तान कर टाटा, कहाँ जाता है सुअर, आम गोली मार देगा। होरी गंवार था, लाल पगड़ी देखकर उसके प्राण निकल जाते थे, लेकिन मस्त सार पर लाठी लेकर पील पारता था। वह कायर न था, मरना और मारना दोनों ही जानता था, मगर पुलिस के खंडों को सामने उसने एक न चलती थी। बंधे बंधे कौन फिरे, रिश्वत के रुपये कहाँ से लाए, लाल बच्चे को किस पर छोड़े, मगर जब मालिक ललकाते हैं तो फिर किसका डर। अब तो वह मौत के मुंह से कूद सकता है। उसने झपाट से खान की कमर पगड़ी की ओर अखाड़ा मारा कि खान चारों खाने चित्ता जमीन पर आ खड़ा हुआ और लटा पश्तियों की गालियाँ देने। होरी उसकी छाती पर चढ़ बैठा और जोर से दाढ़ी पकड़कर खींची। दाढ़ी उसके हाथ में आ गई। खान ने तुरंत अपनी कुल्हा उतार फेंकी और जोर मारकर खड़ा हो गया। अरे, यह तो मिस्टर मेहता है। वाह! लोगों ने चारों तरफ से मेहता को घेर लिया। कोई उन्हें गले लगाता, कोई उसके पीठ पे थपकियाँ देता, और मिस्टर मेहता ने चेहरे पे ना हंसी थी ना गर्व, चुपचाप खड़े थे मानो कुछ हुआ ही नहीं। मालती ने नकली रोष से कहा, आपने तो बहुरूपियन कहाँ सीखा, मेरा दिल अभी तक धक धक कर रहा है। मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा, जरा इन भले आदमियों को जमाबंदी की परीक्षा ले रहा था, जो गुस्ताखी हुई है उसे क्षमा कीजिए। तो इसी के साथ 6 भाग समाप्त होता है। अब हम लोग अगला भाग देखेंगे, भाग 7 अगले भाग में, यानी कि अगले एपिसोड में अगली जो कहानी आएगी उसमें उपन्यास आएगा, तो उसी में देखेंगे जो हुआ इसमें वो सारा था। एक भाग का पूरा इसमें हम लाने की कोशिश किए हैं। आई होप दोस्तों ये उपन्यास आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो दिल से लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। एंड हिंदी का इसी तरह रोज़ नई नई उपन्यास, कहानी, स्टोरी, नाटक और बहुत कुछ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो लेते हैं आप लोगों से विदा, मिलते हैं अगली न्यू भाग में। देखते हैं उस भाग में क्या है कि गोदान इतना प्रसिद्ध है, तो हम लोग देखेंगे और जानेंगे उस उपन्यास में क्या है।